नमस्कार। इस वीडियो में हम साइंस का क्लास 10th का जो चैप्टर है वो सभी को देखेंगे। टोटल मिला के 13 चैप्टर है इसमें। तो एक एक चैप्टर को वो सभी पॉइंट देखेंगे, एक एक चैप्टर का वो सभी पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ मैं, बस एग्ज़ाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें रिवाइज़ करने होते हैं, जो पता होने चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए, उसको हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये है। तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है, देखिए ये एक्सपेरिमेंट में ये सब पूछ लेता है कभी कभी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाएगा तो कौन सा कलर का ये निकलेगा, फ्लेम निकलेगा, ये निकलेगा, जो बनेगा वो क्या होगा। तो बर्न करने के बाद जब उसको आग लगाते हैं मैग्नीशियम को, रिबन मतलब मैग्नीशियम मेटल को आग लगाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और आपको और जो आग जो रहता है वो उजले कलर का रहता है। जैसे नॉर्मली आप क्या कलर का देखते हैं, लकड़ी पीला कलर का थोड़ा रहता है, उसमें थोड़ा रेड भी रहता है। तो मैग्नीशियम को बर्न करने पे वाइट कलर का आग निकलता है, ये याद रखिएगा। ये सब पॉइंट ही पूछते हैं। बैलेंस कैसे किया जाता है इक्वेशन, ये सब आपको पता ही होगा। फिर देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिए। ग्लूकोज में C6H12O6 होता है, या आप ऐसे इस तरह से याद रखें 1:2:1 ऐसे, है ना। इस तरह से याद रखिए, मतलब जो फॉर्मूला क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहेगा ना उसमें ये देख लीजिएगा ये रेशियो आ रहा है कि नहीं। अब 6 है कि 8 है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, पर मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस रेशियो से आपको बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा C8H12 ऐसे करके रहता है, C8O6 ऐसे रहेगा। तो ये आप देख लीजिएगा 1:2:1 ये रेशियो तो आ नहीं रहा है, मतलब वो नहीं है। अगर पूरा याद कर सकते तो याद कीजिए, मैं पहला स्टेप याद का होना चाहिए आपको ये रेशियो। अगर ये याद हो रहा है तब जाके याद कीजिए। ग्लूकोज का ये होता है। तो ये है क्या, ये है आपका प्लांट में जो खाना बनता है ना, वो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लिया, नीचे से वो पानी लिया ज़मीन से, रूट से, और सनलाइट और क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, और लाइट के प्रेजेंस में ये बनता है ग्लूकोज। तो आपको क्या निकला आउटपुट, ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, है ना। और वाटर फिर से वापस भी निकला, 6 मॉलिक्यूल वाटर निकला, 12 मॉलिक्यूल अंदर गया। तो ये है आपका जो खाना बनता है उसका रिएक्शन। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिए। कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन में क्या होता है, मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे क्विक लाइम है और वाटर मिल गया तो सेलेक्ट लाइम बना। ये सब रिएक्शन पूछता है, ऐसा नहीं पूछेगा कि ये सेलेक्ट लाइम बना। क्या ये पूछेगा कि क्विक लाइम को अगर पानी में रख दिया जाए, ये ऐसे ही बोलेगा क्विक लाइम को अगर पानी में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो ये बनेगा और थोड़ा गर्मी निकलेगा, ये गर्मी निकलेगा, ये उतना याद मत रखिए, बस ये बनेगा, ये दिमाग में होना चाहिए आपको। और फार्मूला होना चाहिए, सेलेक्ट लाइम लिखा रहेगा तो ये फार्मूला होना चाहिए CaOH2, आपको दिमाग में एकदम याद हो जाना चाहिए। क्विक लाइम का फार्मूला याद होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इसमें ये भी पूछ सकता है आपको कि ये जो रिएक्शन है इसमें अगर दे दिया आपको कि क्विक लाइम को पानी में रखने से सेलेक्ट लाइम बनता है, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो अब देखिए दो मिल के एक ही बना रहा है, एक ही आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे और भी नहीं आ रहा है, दोनों मिल गया एक दूसरे से, है ना। मतलब मिल गया एक साथ आ गया तो मतलब क्या बोलेंगे उसको, कम्बिनेशन हो गया ना, कंबाइन कर गया, दोनों दो लोग मिल गए हैं तो कंबाइन कर गया, ऐसा नहीं कि अलग अलग है या कुछ और। अब डिकम्पोजिशन, एक अगर टूट गया दो चीज़ में तो उसको डिकम्पोज बोलेंगे, टूट गया वो। तो ऐसे ही है। और नॉर्मली ये कब होगा, जब आप किसी चीज़ को गर्म देंगे या लाइट देंगे, दो ही तरीके हैं इसके ऑलमोस्ट। या केमिकल उमकल बाहर से कुछ ऐसा डाल दिए तो डिकम्पोज कर गया। तो फेरस सल्फेट को अगर गर्मी देते हैं तो देखिए Fe2O3 और SO2 में और SO3 में भी मिलता है। तो ये भी थोड़ा याद रखिए, SO3 मिलता है। या नॉर्मली NCERT की कुछ ही एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे आप या जहाँ पे आपको SO3 भी बनता दिखे, तो इसलिए FeSO4 थोड़ा स्पेशल कंपाउंड है, इसको याद रखिए, इसमें SO3 भी मिलता है। और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखिए, ये भी पूछता है Fe2O3। आयरन जब रस्ट करता है ना, जंग लगता है, तो यही बनता है। तो बोल देगा कि आयरन जब रस्ट बनता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, तो ये कम ही चांस दिया, नीचे वाला ज़्यादा दिया रहेगा, फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये याद रखिएगा।
जैसे यहाँ पे भी गर्मी दी है लाइमस्टोन में CaCO3, तो क्विक लाइम बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा लाइमस्टोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, CaCO3 होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किस चीज़ को बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब पानी में करंट पास कर दीजिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो देखिए ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। ये निगेटिव टर्मिनल है कैथोड, और यहाँ पे मिल रहा है हाइड्रोजन। तो देखिए AO मिल रहा है, AO याद रखिए, AO पॉजिटिव है ना, ये बता तो ब्लड ग्रुप होता है ना, इसे याद रखिए AO पॉजिटिव, या इस तरह से याद है। ऐसा कोई ब्लड ग्रुप होता नहीं है नॉर्मली AO, अगर ये है तो मतलब O ही है एक तरह से ब्लड ग्रुप के केस में। तो AO पॉजिटिव याद रखिए, AO पॉजिटिव, AO पॉजिटिव, AO इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या मिलता है? AO पॉजिटिव मिलता है, AO पॉजिटिव मिलता है, याद रखिए। इस वाले में यही इंपॉर्टेंट है, AO पॉजिटिव मिलता है। ये सेटअप में क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, AO पॉजिटिव याद रखिए। और दूसरे से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, वाटर में क्या होता है, H2O ही होता है। अगर आपको एक जगह पता चल गया ऑक्सीजन निकला, दूसरी जगह क्या हाइड्रोजन निकलेगा दूसरे वाले केस में। तो बस AO पॉजिटिव याद रखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आया भी है इस बार 9th-10th में ही शायद आया है। सिल्वर क्लोराइड को ग्रे बन जाता है लाइट में रखने से, क्योंकि देखिए सिल्वर बनता है सिल्वर और इसका कलर ग्रे हो जाता है, तो यही लिखा हुआ था। सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम है, सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में रखेंगे तो भी सिल्वर मिलेगा और इसका कलर ग्रे होता है। आप देखिए मैंने सिल्वर अब पैर वैर पर तो थोड़ा ग्रे टाइप का होता है, उसको पॉलिश करने के बाद थोड़ा चमकता है, अलग चीज़ है, नॉर्मली वो ग्रे होता है। और ये जो रिएक्शन है ना याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जब होती उस समय यूज होता था, उस समय सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता था, मतलब ये दिमाग में रखिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज होता था? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक दूसरे एक को हटा देगा और खुद चल जाएगा वहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एक मेटल होगा या नॉन मेटल जो भी एक एलिमेंट होगा नॉर्मली, है ना, और किसी बड़े कंपाउंड में FeSO जैसे COSO4 है, उसको मैं कॉपर हटा दिया और चला गया Fe और CO। ये ऐसा तब होता है जब इसका रिएक्शन करने का कैपेसिटी ज़्यादा हो। इस सॉल्यूशन में डाल दिया इसको आयरन को, पर ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा SO4 से और कॉपर को फेंक देगा उठा के। और आप ये कैसे पता चलता है? थोड़ा देख, अभी है नीचे एक टेबल है वो बताऊंगा मैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ? दोनों एक दूसरे का रिप्लेस कर देगा, Ba इधर चला जाएगा, बेरियम सल्फेट और Na2। ये सब रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ऊपर वाला ही था रिएक्शन, मेन इंपॉर्टेंट ये वाला था। ये सब जो ये मैं बता रहा, डिकम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, कॉम्बिनेशन, ये सब याद करने का चीज़ है थोड़ा, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड का नाम भी दे रखा है ना, स्लैक लाइम, क्विक लाइम, ये सब कंफ्यूजिंग होता है। ये सब क्रिस्टल की अगर आप याद करके रखें तो बहुत ही आगे हैं बहुत सारे लोगों के। ये भी याद रखिए फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद ये रिएक्शन याद रखिए, ये क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में होता है यूज, तो ये पूछ देगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, बोल देगा कि AgCl यूज होता है, तो नहीं, AgBr यूज होता है। या ये भी AgCl भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर कम है, मगर AgBr समझिए ज़्यादा है। तो ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट में यही है, पर इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, है ना, जो ऑक्सीजन का एडिशन कर देता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, कॉपर में था, कॉपर ऑक्साइड में, तो ये ऑक्सीजन हो गया। और ये जो इसका कलर है ब्लैक है, देखिए ब्लैक कलर का होता है, मतलब ये सब दिमाग में रखिए, ब्लैक हो जाता है कॉपर ऑक्साइड, तो मतलब रिएक्शन हो रहा है। बोल दिया कि कॉपर पाउडर को कहीं रख दिए हवा में तो ब्लैक हो गया, तो याद रखिए कॉपर ऑक्साइड बन गया होगा। आपको कलर भी नहीं याद है ना, तो मतलब कोई कंपाउंड बन गया होगा। और देखिए कॉपर ऑक्सीजन में कौन सा कंपाउंड बनता है,
और इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसको आप गर्म कर दीजिएगा ना हाइड्रोजन के साथ, तो फिर से कॉपर मिल जाएगा। ये चीज़ याद रखने वाला है, क्योंकि पूछ देगा किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ ही याद रखिए। हाइड्रोजन के साथ इसको गर्म करते हैं तो कॉपर मिल जाएगा, यही रिएक्शन। तो इस वाले रिएक्शन को क्या देखेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, और इसका रिडक्शन हो गया है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकाल फेंका है, ठीक ना। तो कहने के बाद इसमें से रिडक्शन हुआ है इसका, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि ये बंदा इसको निकाल दिया है। तो वो क्या एजेंट होता है वो बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ये समझ लीजिए, है ना। मतलब जिसमें ऑक्सीजन लग गया उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल गया उसका रिडक्शन हो गया। रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे कुछ सामान न जिसमें मतलब खाने के सामान जिसमें तेल या फैट है और बहुत दिन तक रख दिया जाए तो महकने लगता है, वो देखे होंगे कुछ कुछ बहुत बदबू मारता है वो, तो उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये सब पॉइंट पूछता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ये थोड़ा मतलब ज़्यादा दिमाग, इसलिए इस पॉइंट को उतना याद मत रखिए, पढ़ लीजिए एक बार लाइन को। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब हुआ, प्रेसिपिटेट बन रहा है और वो होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब उसको पानी में नहीं घोला जा सकता। नॉर्मली सॉल्ट का मतलब क्या होता है, पानी में घोलना, पर वो इनसॉल्युबल होता है, ये इसका मतलब है, पर इसको याद मत रखिए उतना। दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेस हर चैप्टर में लगभग पीछे आ रहा था, तो इसमें देख लेते हैं। तो एसिड का या बेस का हम पीएच कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं लिटमस पेपर से, और लिटमस बना किससे होता है, लाइकेन से बना होता है, जो कि थैलोफाइटा ग्रुप से आता है। तो ये सब याद कर लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। थैलोफाइटा से लाइकेन आता है ग्रुप, थैलोफाइटा के ग्रुप में लाइकेन, और ये क्या लाइकेन है, क्या अलगई प्लस फंगी, इसका कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक साथ जब रहते हैं ना सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में, सिम्बायोसिस। अब ये सब आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, ये सुन लीजिए सुन लीजिए। और भी तरीके हैं, मतलब नेचुरल चीज़ें हैं जिससे हम एसिड या बेस का पता कर सकते हैं, जैसे रेड कैबेज, लाल फूल गोभी का बीज है, पत्ता, टर्मरिक हल्दी भी है, कलर्ड पेटल्स जो पार्ट होता है ना, पेटल्स जो फूल पार्ट होता है, जैसे गुलाब का जो गुलाबी है पार्ट या लाल पार्ट है ना, उसको पेटल्स बोलेंगे। तो वो सबसे भी आप पता कर सकते हैं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। एसिड में क्या होता है, बी आर होता है, ब्लू लिटमस, रेड ब्लू जो लिटमस होता है उसको लाल में कन्वर्ट कर देता है, बी आर। एसिड बेस लेबोरेटरी, अब देखिए वेनिना ओनियन क्लोव क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, याद रखिएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। पूछ लेगा कौन कौन सा है, नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा वेनिला, ओनियन एंड क्लोव, तो ये सब होता है। तो देखिए एसिड को मेटल के साथ मिलाते हैं तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, दिमाग में रखिएगा। हाइड्रोजन गैस कब मिलेगा, जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये सब सेंटेंस में पूछा है जितना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये पूछ चुका है बीपीएससी। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड में रखने से क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो निकल गया कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। नहीं तो अगर नहीं नॉर्मल मेटल होता तो क्या मिलता आपको, हाइड्रोजन मिलता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलता, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहले आ गया, कार्बोनेट और में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और एसिड प्लस बेस न्यूट्रल रिएक्शन होता है, तो इसमें आपको एक सॉल्ट मिलेगा, एक वाटर मिल जाएगा, ये न्यूट्रल रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन, देखिए बेस है ये OH माइनस इन वाटर, जो ये है ना OH माइनस, इसको पानी में है ना अल्कली बोला जाता है। बोल देगा कि अल्कली किसको बोलते हैं, तो यही है जो वो बेस जो सॉल्युबल हो वाटर में उसको अल्कली बोलते हैं, है ना। मतलब बेस प्लस वाटर अल्कली होते हैं। तो एक सेंटेंस भी है, ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व, मतलब हर एक बेस ऐसा नहीं कि सब पानी में घुल ही जाएगा।
है ना, ऐसा ज़रूरत नहीं होता है। तो देखिए यही है डिजिटल पीएच का स्केल है, पीएच स्केल 7 है न्यूट्रल। इधर में उसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इधर में H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है। या ये बोलिए इधर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या H प्लस का कंसंट्रेशन घट रहा है, इधर में ऐसे बोलिए। और ये बेस नेचर है, बेस 14 तक स्केल होता है, 0 से लेकर 14 तक, याद रखिए पॉइंट। और ये एसिडिक नेचर होता है, ये सब आपको पता ही होगा, यहाँ तक 10वां का पढ़ रहे हैं तो आता ही होगा। फिर यहाँ पे कुछ कुछ का याद करके रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो पूछ लेता है कभी कभी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बेसिक नेचर होता है और इसका पीएच मान 10 होता है। ये सब कुछ कुछ वैल्यू आप बोलिएगा कितना का याद रखें, कुछ नहीं याद रखें, एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट है, एकदम प्योर इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखिए। और इसका कहाँ यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब आपका एसिड हो जाता है ना, बोलते हैं ना पेट में एसिड बढ़ गया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही देते हैं, एंटा एसिड होता है ये। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका पीएच होता है 14, याद रखिए। और ये गैस्ट्रिक जूस है, जो पेट में आपका जूस निकलता है जिसमें HCl होता है, HCl, उसका पीएच होता है 1.2, याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए वेनस जो प्लानेट है ना, उसमें जो गैस है ना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिए। पूछ लेगा वेनस प्लानेट पे, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बल्कि साइंस में आ गया, वेनस प्लानेट पे कौन सा गैस है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, मतलब H2SO4। और येलो कलर होता है, वाइट येलो कलर होता है उसका। हाँ, टूट कब डिके करने लगता है, ये भी पूछ सकता है, बहुत कम चांस होता है इसका पूछेगा कि जब आपका पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, मतलब एसिडिक ज़्यादा होना है। ये पूछ सकता है कि टूट कब दिखता है, जब एसिडिक आपका मुंह में ज़्यादा हो जाए ना, एसिडिक, तब जाके आपका टूथ का झड़ना शुरू हो जाता है। तो कुछ कुछ एसिड को याद कर लीजिए, विनेगर को ही एसिड, उसमें कौन सा एसिड होता है, एसेटिक सॉल्यूशन होता है, एसेटिक एसिड होता है, मतलब CH3COOH होता है विनेगर में। ये मैंने बहुत सारे चैप्टर में बताया कि इम्पोर्टेंट। आंट में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, इसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा। एंट के जो आपको डसता है ना, तो उसमें जो निकलता है एसिड, वो एसिड होता है। ऑरेंज में है साइट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ये सब याद रखिए हर जगह। ये देखिए एनसीईआरटी वाले भी क्या 6 क्लास से यही सब देते हैं, यही 6 क्लास से बोलो यही दे रहा है, ऐसा नहीं कि कभी 6 क्लास में दूसरा कंपाउंड दिया और उसके एसिड बता रहे हैं। हाँ, वो भी आज भी यही बता रहे हैं, 10th क्लास आते आते भी, तो सोचिए। इसीलिए बस इतने को याद कीजिए, और जो मेन लाइन कर दिया उसको ज़्यादा कुछ सोचिए, याद कीजिए। तो कल को मतलब पूछ लिया लेमन, तो आपको साइट्रिक एसिड इसमें भी होता है, मैं कुछ ऐसा पूछ दे जो आपको पता ही नहीं है। मिल्क में आपको पता ही है लैक्टिक एसिड होता है। तो यही है, सॉल्ट का पीएच कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है ना, पीएच वैल्यू इसका 7 होता है, जो नमक सब है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसको ब्राइन बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन मतलब उसमें पानी मिला दिया गया, इस दोनों को मिला के ना, इस दोनों को मिला के एक सोल्यूशन है, तो उसको ब्राइन बोला जाता है, याद रखिएगा। फिर देखिए ये पूछ देगा सोडियम क्लोराइड में ये, फिर देखिए फिर यहाँ पे याद रखिए एनोड पे पॉजिटिव है और Cl निकलना है, तो ACl पॉजिटिव, और इधर में क्या है हाइड्रो HC माइनस। अब इसमें कौन सा आपको याद करना देख लीजिए, एक HC माइनस याद कीजिए या ACl प्लस याद कीजिए, क्योंकि एनोड आपको कंफ्यूजन रहेगा कभी कि एनोड में कौन सा चार्ज होता है, क्योंकि ठीक ना, एनोड पॉजिटिव होता है, और इसलिए ACl प्लस इस तरह से याद रखिए, क्योंकि पूछ देगा एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल ऑफ द बैटरी,
तो ये सब सेंटेंस भी आते हैं, इसलिए याद रखिए पूरा। और एनोड पे क्या मिलेगा आपको? क्लोरीन मिलेगा। मतलब किसी और एग्जाम्पल में भी पूछ देगा जिसमें अगर क्लोरीन निकल रहा है ना तो पकड़ 100% वहाँ भी आपको क्लोरीन एनोड पे ही मिलेगा। उसका कारण क्या है कि इसमें छोड़ दीजिए कारण क्या है, बस आंसर दे रखा है, बस इतना याद रखिए। एनोड पे पॉजिटिव, ये क्लोरीन गैस कहीं से निकल रहा है कोई दूसरा रिएक्शन में, तो उसमें भी एनोड पे ही निकलना होगा, है ना। इसलिए याद रखिए, कुछ कुछ पॉइंट अगर एनसीईआरटी में दे रखा है तो याद रखिए। ब्लीचिंग पाउडर मतलब जो रंग वंग हटाने में काम आता है वही ब्लीचिंग पाउडर है। तो देखिए क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर बनता है क्लोरीन का एक्शन, क्लोरीन का देखिए स्लैक लाइम पर, देखिए स्लैक लाइम पूछता रहता है OH2 COH2, तो इस पे जो होता है उसको बोलते हैं सी, तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl ऐसा फॉर्मूला होता है, COCl2 इस तरह से लिखते हैं इसको ऐसे। तो ये याद रखिए CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या होता है आपको पता ही है, जो इंडस्ट्री में रंग वंग हटाने में होगा। दूसरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में दे देगा ब्लीचिंग पाउडर का एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब जो खाने पकाने में यूज हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही है बेकिंग सोडा। इसमें आप अमोनिया का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, कि अमोनिया का आप यूज कहाँ कीजिएगा, किस कंपाउंड के बनाने में, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो वही बेकिंग सोडा। ये हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो रहा है, मतलब आप समझिए कुछ भी ला सकते हैं। तो बस ये पढ़ लीजिए कम से कम, है ना। क्या बन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि अमोनिया के कौन से कंपाउंड को बनाने में यूज होता है, तो ये बोल देगा बेकिंग सोडा बोल देगा, या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिएगा। तो ये दिमाग में रखिए। एंटासिड मैंने बता ही दिया था, इसको एक एंटासिड, एंटासिड मतलब वही पेट में जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था ना, एसिडिक होने का मतलब उसमें एंटासिड देता है। और फायर एक्सटिंग्विशर में मतलब आग वाग बुझाने में भी यूज होता है बेकिंग सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा जो आपको कपड़ा खींचने में काम आएगा। तो इसमें देखिए Na2C होती है, ये कंपाउंड याद रखिए, Na2CO3 होता है, मेन ये है वॉशिंग सोडा में, ये याद रखिए। 10H2 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कन्फ्यूजन नहीं करेगा, ये आपको याद है, मतलब ऑप्शन मार दीजिएगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। और ऊपर वाले का क्या था? NaSCO3 था। फर्क देखिए, है ना। खाने वाला है ये और नहाने वाला है ये। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है, तो वॉशिंग में तो है ही, ग्लास सोप ये सब में है। उसके अलावा है एक कंपाउंड होता है सोडियम कंपाउंड, जिसको बोरेक्स बोला जाता है, उसको बनाने में यूज होता है, याद रखिएगा। बोरेक्स क्या है पूछ देगा, तो सोडियम कंपाउंड है, मतलब उसमें अंदर बोरेक्स है, बोरा में क्या है, सोडियम रख के ले जा रहे हैं, बोरा में सोडियम रख के ले जा रहे हैं। या एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉशिंग सोडा को परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए यूज होता है। परमानेंट हार्डनेस का क्या है, ये दूसरे चैप्टर में आएगा, अभी आएगा, वहाँ देख लीजिएगा। तो परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए आप वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। फिर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, जैसे बोलता है किसी का हाथ टूटा है तो बोलता है ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा लिया, ये बच्चा बच्चा को पता है, नहीं पढ़े उसमें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा लिया है, ठीक ना। पर जब पानी उसमें लगा चपेट के लगाते हैं तो पानी उसमें भिगा के प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा, उसका सख्त बन जाता है, तो वो जो सख्त बन गया बाद में, वो वाकई में क्या है, जिप्सम है, ठीक ना। तो CaSO4 होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों में होता है CaSO4। अब याद रखा कि किस में वाटर ज़्यादा है, तो जिप्सम, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस सुनते नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहा है, लगाया है वो, क्योंकि वाकई में सच में वो लगाया प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पर लगाने के बाद उसने पानी में मिला दिया था, इसलिए वो जिप्सम बन गया। तो किस में ज़्यादा होगा वाटर बताइए, जो लगाया है उस, मतलब जो, क्योंकि पानी उसमें मिला रहा है, तो मतलब जो शुरू में था आपका, क्योंकि उसमें पानी कम था तभी तो आप पानी मिलाया है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो पानी कम, इसमें पानी ज़्यादा। इस तरह से याद कर ले, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। और जिप्सम ये है जिसमें वाटर का कंटेंट 2 होता है, ये याद रखिए, यहाँ पे वाटर इंपॉर्टेंट है। जैसे वॉशिंग सोडा में मैंने बता दिया था 10.10H2O, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, मैं कन्फ्यूजन नहीं कीजिए, अगर नहीं याद हो रहा छोड़ दीजिए उसको। पर यहाँ पे वाटर याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे जिप्सन और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अस्तित्व का सवाल है, यहाँ पे कंपाउंड ही बदल जाएगा। तीसरा चैप्टर है मेटल नॉन मेटल। आपको पता है मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है।
मेटल वही टन टन आता है जो। तो देखिए ये प्रॉपर्टी सब होती है, एकदम याद रखिए। ये सभी पूछता है सेंटेंस में कि थीन शीट में किसी भी मेटल को थीन शीट में बदलने का मतलब एकदम पतला शीट, जैसे एल्युमिनियम फॉयल होता है ना, जो आप खाने पे लगाते हैं, खाने पे मिठाई उठाई में लगा रहता है एल्युमिनियम का जो पतला सा परत, उसको बोलते हैं क्या, थीन शीट बोलते हैं। तो वो कौन सी चीज़ों की प्रॉपर्टी होती है, औकात, हर हर कोई उतना पतला नहीं बना, आयरन को उतना पीटिएगा ना पतला वो नहीं बन पाएगा। आयरन भी मेटल है पर नहीं हो पाएगा, तो हर के पास उतनी औकात नहीं होती है। तो जो मेटल इस मतलब ये बन सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलिएबिलिटी। मतलब इसके अंदर मेलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एल्युमिनियम के अंदर मेलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे बोलते हैं। वैसे ही हर एक को आप वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कुछ लोग बहुत टूट जाएगा मेटल, है ना। तो लंबा लंबा वायर देखते हैं जो बन सकता है ना, उसको उस प्रॉपर्टी वाला डक्टिलिटी बोला जाता है। ये कंफ्यूजिंग होता है, याद रखिए। थीन सीट, सीट है तो मलिएबल है, मल दिए, मतलब कि सीट पे बिठा के मल दिए उसको। और डक्टिलिटी मतलब वायर। तो बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर और कॉपर होता है। सिल्वर एक नंबर पे आता है, कॉपर ये सब पूछ लेता है, मतलब कंडक्टर के हिसाब से कौन कितना कंडक्ट करता है उसके हिसाब से अरेंज कीजिए। तो सिल्वर दिया रहेगा, सिल्वर का क्या होता है, एजी होता है, ग्रेटर देन कॉपर होना चाहिए। सिल्वर सबसे बेस्ट कन्वर्टर है, कंडक्टर है। जो तार पे जो कोटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, पीवीसी की, ये सब पूछता रहता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की कोटिंग होती है। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है मेटल की, देख लीजिए। हर एक मेटल ना सॉलिड होता है, बस एक बच्चा है मरकरी, ये बेचारा लिक्विड रह जाता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब कि गैलियम, गैलियम, सीजियम, इसका शायद सी एस होता है, याद नहीं, सीजियम जो भी है, गैलियम सीजियम तो अगर हाथ पे भी रखिएगा ना, अपने हाथ पे भी, तो ये मेल्ट कर जाएगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसका ये मतलब नहीं कि लिक्विड है, लिक्विड तो आपका मरकरी ही मिलेगा, उसको सॉलिड आप देख ही नहीं सकते हैं, देखिएगा अलग तरीके से, तो मरकरी एकदम लिक्विड ही मिलेगा। इसके कारण ही इसको यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में, क्योंकि ये थर्मोमीटर। तो कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी लो, तो गैलियम सीजियम है। आयोडीन एक नॉन मेटल है पर इसमें लस्चरस है, मतलब इसमें शाइनिंग है, नॉर्मली नॉन मेटल में शाइनिंग नहीं होता है, ये याद रखिए। डायमंड ना सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जो नेचुरल तरीके से अवेलेबल है, तो डायमंड सबसे हार्ड रहता है। ग्रेफाइट जो होता है ना, जो पेंसिल का नीब जो होता है ना, नीब पेंसिल के अंदर जो रहता है ना कलर कलर, वो क्या है, ग्रेफाइट है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आप कभी उसमें तार वार में मत फंसा दीजिएगा, पेंसिल से कभी भी मत इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम कीजिए, क्योंकि वो करंट को कंडक्ट करता है। फिर देखिए अल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कहने का मतलब इसका हाइड्रोक्साइड पानी में मिल जाएगा, है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अल्कली। हाँ, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको ना आप चाकू से काट सकते, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। सॉरी, ये केरोसिन वाले नहीं है, रिएक्शन वाले अलग है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम याद रखिएगा। अब नॉर्मली पढ़ते हैं सोडियम, सोडियम कौन सा एलिमेंट है जिसको चाकू से काटा, सोडियम, पर सोडियम नहीं, इसके साथ ये तीनों को याद रखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको चाकू से आप काट सकते हैं। नॉन मेटल ना अधिकतर एसिडिक ऑक्साइड देता है जब पानी में मिलाइएगा, और मेटल अधिकतर बेसिक ऑक्साइड देता है। ये सब सेंटेंस है जो पूछे हैं, इस तरह के सेंटेंस पूछे एग्जाम में, ये सब याद रखिए। मेटल मतलब अब क्या याद रखें, तो मेटल याद रखिए, मेटल देता है बेसिक ऑक्साइड, नहीं आपको याद और दिमाग नहीं लगाना, तो ये याद होगा NaOH होता है। तो ये क्या है, बेसिक है, क्योंकि इसमें अंदर OH है ना, तो OH मतलब ये बेसिक हो गया। जिसके अंदर में H रहेगा ना अधिकतर वो एसिडिक होगा, मतलब ऐसा नॉर्मली H वाला कंपाउंड नहीं दिखेगा आपको, OH वाला दिखेगा। तो OH जिसके अंदर में तो बेसिक है, मतलब CaOH2, ये बेसिक है, बेसिक कंपाउंड है, बेस है, तो बेसिक कंपाउंड है, ठीक ना। तो उससे याद कर सकते हैं आप कि बेसिक ऑक्साइड, मेटल जो है ना बेसिक ऑक्साइड देता है, याद रखिए, बस छोड़िए सब कुछ। मेटल बेसिक ऑक्साइड Mb देता है, Mb देता है कहाँ पे, पानी में मिलाने से, याद रखिए Mb होता है, Mb, एक Mb बोलते हैं नहीं, एक Mb 1 GB, याद रखिए Mb देता है।
कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऑक्साइड होता है जो एसिड या बेस दोनों से मिल जाता है, रिएक्ट करता है। तो याद रखिए, ये सब एग्जाम्पल याद रखिए, ये सब पूछता है। इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो दोनों से रिएक्ट करते हैं। जैसे Al2O3 है, अल्मोनियम ऑक्साइड, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है। फिर देखिए फिर आपका चला गया, फिर देखिए जिंक ऑक्साइड भी है, अल्मोनियम ऑक्साइड। मतलब दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया, तो ये याद रखिए, जिंक ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड, ये याद रखिए, अल्मोनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, JNO, ये याद रखिए, है ना। ये दोनों कंपाउंड को बस याद रखिए कि ये दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड और बेस से, और इसको एम्फोटेरिक बोला जाता है। ये भी पूछ सकता है। सोडियम पोटेशियम इतना रिएक्ट कर जाता है रूम पे, यही है, यही वाला था, केरोसिन में रखते हैं नॉर्मली सोडियम पढ़ते हैं, पर सोडियम के साथ पोटेशियम में। अब पोटेशियम देखिए आपका हाथी में भी होता है, क्या बोलते हो, सलाई की तिल्ली में भी, पर वो पोटेशियम अलग है। मतलब पोटेशियम बहुत तरह के होते हैं ना। नॉर्मल जो पोटेशियम है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, फायर, मतलब नॉर्मल रखने से उसमें आग लग जाएगा, तो इसीलिए उनको केरोसिन में डुबा के रखते हैं, पोटेशियम सोडियम। सिल्वर गोल्ड जो है ना, लगभग ना के बराबर ही रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। इसीलिए ये देखिए गोल्ड आपका चमकता रहेगा, ना जाने कितने साल होता है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं कर रहा है, एकदम शुभ शांत है। एनोडाइजिंग क्या होता है पूछेगा। ऑक्साइड लेयर अल्मुनियम पे डालने, अल्मुनियम है इस पे आप ऑक्साइड, मतलब अल्मुनियम Al2O3, ये मतलब बनाने की विधि को एनोडाइजिंग बोलते हैं, है ना। ये बोलेगा एनोडाइजिंग क्या है, तो ऑक्साइड Al2O3, या बोलेंगे ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मुनियम, इसको ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मुनियम ही बोलेंगे, बनाने की विधि को एनोडाइजिंग बोलते हैं। ये सब याद रखिए, दिमाग में रखिए। हर एक मेटल जो है ना पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक ना। मैग्नीशियम है ना ठंडे पानी से नहीं होता है, तो इसलिए इनको गर्म करते हैं। पर कुछ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ अभी ये। और अल्मुनियम है और आयरन है, इनको गैस में ही रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मेटल है जो है ना, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर गोल्ड तो आपको पहले ही छांट दिए, ऊपर वाला एक पॉइंट था कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये वाटर से भी नहीं करते हैं। बचा लीड, कॉपर, लीड, कॉपर, लीड, कॉपर, ये दोनों पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉर्मली हाइड्रोजन जब मतलब पानी में जब मेटल को मिलाइएगा, या एसिड में जब मिलाते हैं मेटल्स, तो क्या आपको हाइड्रोजन गैस निकलता है नॉर्मली। पर नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3। ये जो है ना, इसके साथ जब मेटल मिलाइएगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखिएगा क्या है HNO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग, इसलिए नहीं होता है, इसलिए नहीं निकलता है, क्या हाइड्रोजन नहीं निकलता। अब रिएक्टिविटी देख लीजिए, यहाँ पे है रिएक्टिविटी, मैग्नीशियम का ज़्यादा है, फिर अल्मुनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। कॉपर है ना, HCl के साथ नहीं रिएक्ट करता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़्यादा। एक्वारेजियस सोल्यूशन क्या होता है, ये सब पूछता है। तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 में मिला दिया जाए तो एक्वारेजियस सोल्यूशन बनता है। और ये कहाँ कौन लोग जौहरी लोग यूज करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम को घुलाने में। तो कंपाउंड याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये याद रखिएगा। 3 रेशियो क्या है, 3:1, याद रखिए। तो ये है रिएक्टिव मेटल्स, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल्स को हटा सकते हैं, है ना। जैसे आयरन का रिएक्शन ज़्यादा है, तो क्या किया, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा दिया और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था,
तो इसीलिए कॉपर सल्फेट में SO4 में कॉपर हटाया और अपने आप को जोड़ लिया, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर आ रहा है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो याद कीजिए, इस पर से कुछ कुछ याद रखिए कि इसका रिएक्शन ज़्यादा है, आयरन का कॉपर से ज़्यादा है, याद रखिए। फिर पोटेशियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा है, कुछ कुछ याद रखिए, हर चीज़ याद न कीजिए। देखिए वैलेंस सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ये पता चलता है कि मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेंगे। बैलेंस सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल। देख लीजिए, जैसे इसके में आउटर मोस्ट में क्या है? 2, इसके में 8 है, इसके में 8 है, इसके में 1 है, इसके में 2 है। तो ये सब याद रखिए कि बैलेंस सेल होता क्या, कैसे वो छोड़ दीजिए। तो यही है, एक Na था, एक Cl था। तो क्या था, Cl के पास आउटर में 7 था, इसको क्या चाहिए था? 8। 8 होने से क्या, ये स्टेबल कंपाउंड, ये स्टेबल हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि 8 हमेशा मतलब लास्ट में हो, तो 8 तो बल्ले बल्ले है। और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ये इसको मतलब ये छोड़ देगा ना, तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। या तो छोड़ दो या 8 को डालो, दो ही तरीके, दो ही मेन, किसी भी एलिमेंट का ना मेन एम यही होता है, या तो छोड़ दो जो एक्स्ट्रा है उसको, थोड़ा सा है तो छोड़ दो, या कम है 7 है या 6 है तो उसको 8 को डालो। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा था, तो ये क्लोरीन को दे दिया, इसका पूरा हो गया, ये Cl पूरा हो गया, 8 हो गया, आउटर मोस्ट में वैलेंस सेल में 8 हो गया, और सोडियम हो गया भी मतलब पूरा हो गया। तो इसलिए ये दोनों, ये रिएक्शन इस तरह से रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, एक ये इसको दे दिया, तो दोनों के बल्ले बल्ले हो गए। अब आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? अब यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिए, पूछ लेगा किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, और नीचे में अगर आपको दिख गया CaO है तो मार दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? क्विक लैम बोलते हैं, याद रखिए। मतलब ऑप्शन में क्विक लैम होगा तो मार दीजिएगा, मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, मार दीजिएगा। आयोनिक कंपाउंड, ये नॉर्मली क्या होता है ना, आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या, Na+ हो गया और Cl- हो गया, मतलब इसके ये आयंस है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया या छोड़ दिया कोई एलिमेंट, तो आयन बनते हैं, उनको जो बनता है वो आयन होता है, क्योंकि ऊपर उनके चार्ज होता है, जो चार्ज है ना उनके ऊपर, तो वो आयन हो गए। और ये नॉर्मली टूट जाते हैं, इनको मारिएगा ना टूट जाएंगे फट से। पर इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब ये तुरंत में ना, इनको गर्म करने से तुरंत में ये पिघलते नहीं है, बहुत गर्मी चाहिए इनको। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, है ना, मतलब इनको पानी में मिला दीजिएगा, जैसे NaCl है ना कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड है। ये नमक है, NaCl क्या है? नमक है, जो आप खाते हैं वही है ये। तो पानी में देखते हैं आराम से घुल जाता है, और कंडक्ट भी करते हैं। देखिए नमक, नमकीन वाला आप देखते जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो अब हर प्रॉपर्टी अगर आपको मान लीजिए याद नहीं है, तो एक कंपाउंड याद रखिए, NaCl कंपाउंड, और इसके अंदर के अगर ये प्रॉपर्टी है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मार दीजिए। अब देखिए ओर जो होता है ना, ओर मतलब वही है जो आपका मतलब जमीन से जो हम निकालते हैं, कोई पत्थर निकाले और उसके अंदर में होगा आयरन, होगा कॉपर, होगा, इस पत्थर से हमको आयरन कॉपर अलग करना, तो ये विधि होती है। अगर मान लीजिए हाई रिएक्टिव है, और निकाले और उसके अंदर में मान लीजिए पोटेशियम है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इस दोनों में ज़्यादा और ज़्यादा कौन होता है? पोटेशियम होता है। तो एकदम हाईली है, तो इसको बस इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब उसमें बिजली पार कर दीजिए, ये आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। पानी में रख के इसको बिजली पार कर दीजिए, प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर मीडियम रिएक्टिव है ना, तो अगर कार्बोनेट का ओर है और सल्फाइड का ओर है, दो तरह के ओर हो गए। कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन का यूज होगा, सल्फाइड है तो रोस्टिंग का यूज होगा। तो ये सब दिमाग में रखिए। ये कार्बोनेट के केस में कौन सा यूज करेंगे? कैल्सिनेशन, ये सब पूछता है। सल्फाइड के केस में कौन सा यूज करेंगे? रोस्टिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन रिएक्टिव ज़्यादा है तो क्या यूज करेंगे, है ना। बस ये याद रखिए कि कार्बोनेट सी से कैल्सिनेशन, सल्फाइड के केस में रोस्टिंग। और फिर आपको ऑक्साइड और मेटल मिलेगा, फिर उसमें से रिएक्शन करके ऑक्साइड हटा दीजिए और मेटल मिल जाएगा। तो पूछे गेंज क्या होता है, ये सब पूछता है। गेंज होता है आपका जो उसके अंदर जो ओर निकाले, पत्थर निकाले, उसके अंदर जो जो बेकामिल चीज़ है, जैसे क्या मिट्टी है, सैंड है, उसको बोला जाता है गेंज, बेकामिल चीज़ है, इसको हटाना पड़ता है हमको। जैसे सिनाबार,
सिनाबार मतलब ओर का नाम है, सिनाबार एक ओर का नाम है, तो बोलेगा सिनाबार के अंदर कौन सा मिनरल निकालते हैं? SgS, मतलब Hg मरकरी का ओर है ये, है ना, याद रखिएगा। सिनाबार किसका ओर है? मरकरी का। अब ये देख के दूसरा चीज मत याद कीजिए, बस ये अगर एनसीईआरटी में ये दिया है तो ज्यादा चांस है यही पूछेगा। इधर उधर का पूछ सकता है, ऐसा कि नहीं पूछ सकता, पर ज्यादा इधर उधर मत जाइए। अब जैसे रोस्टिंग था, रोस्टिंग किस में था? सल्फाइड में था ना, सल्फाइड के किस में यूज कर रहे हैं? इसमें क्या होता है, रोस्टिंग में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम गर्मी देते हैं, हीट करते हैं। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट हीट कर देते हैं। दोनों में फर्क समझिए। रोस्टिंग वाले केस में आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना होता है, और कैल्सिनेशन में बिना ऑक्सीजन का गर्मी दे रहे हैं, है ना, याद रखिएगा। दोनों में आउटपुट सेम ही तरह का आएगा, ऑक्साइड मिलेगा दोनों। और फिर इसमें कार्बन ऐड कर दिए, कोई ऑक्साइड, दोनों में ऑक्साइड मिला, इसमें फिर कार्बन ऐड किए तो आपको मेटल मिल गया। और जो कार्बन ऐड किए इसको क्या बोले, यही हो गया रिडक्शन, हो गया रिडक्शन मेटल। कार्बन को ऐड किया तो क्या हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ, Zn O से ऑक्सीजन बेचारा को छीन लिया, तो ऑक्सीजन को हटा देना ही रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन को लगा देना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब पूछेगा रेलवे ट्रैक में कौन सा रिएक्शन होता है, तो Fe2O3 और अमोनियम रहता है उसमें, एकदम याद रखिए अच्छे से। Fe2O3 क्या था, फेरिक ऑक्साइड, यही है जंग जो लगता है ना कंपाउंड, यही है Fe2O3। तो आप देखे होंगे दो ट्रैक को ज्वाइन कर रहा है, वो उसको उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें यही चीज हम यूज करते हैं, Fe2O3 प्लस अल्मोनियम। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, यही था ना आपको पास मतलब कि कोई कंपाउंड था, उसमें पानी में डाल के उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, मेटल जो होता है ना कैथोड पे मिलेगा। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली आपने नेगेटिवली चार्ज होता है ना, मतलब क्यों, ये देखिए मेटल में क्या होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वो देता है ना, तो Na+ होगा, प्लस होगा तो कैथोड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हुआ है ना, नेगेटिवली मतलब प्लस और माइनस मिलके ये न्यूट्रल बन जाएगा, इसीलिए आपको कैथोड पे चला जाएगा ये मेटल्स, है ना। तो दिमाग में रखिए ये चीज। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो होते हैं ना, सेटल करते हैं बॉटम ऑफ द एनोड, तो इसको बोला जाता है एनोड मड। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी कहाँ सेटल करते हैं नीचे में, तो एनोड, एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको बोला जाता है एनोड मड। सिल्वर जो है ना ब्लैक हो जाता है हवा में रखने से, क्योंकि सिल्वर ना सल्फर से रिएक्ट करता है, सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करता है ना। और लाइट में ये क्या हो जा रहा था, ग्रे हो जा रहा था, याद कीजिएगा ऊपर, क्योंकि उसमें सिल्वर बनता था, सिल्वर नहीं था, वो सिल्वर का कंपाउंड था, उसमें से सिल्वर निकल रहा था। यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट है, और इसको आप क्या कर रहे हैं, हवा में रखने से सिल्वर सल्फाइड बन जा रहा है ये, तो इसका कलर ब्लैक होता है। ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर है, कॉपर को अगर हवा में छोड़ दीजिएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ना ग्रीन कोटिंग बन जाता है, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, CuCO3 बन जाता है। सिल्वर क्या बना, सल्फर के साथ रिएक्ट किया, कॉपर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो कॉपर कार्बोनेट बन गया। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए आप गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना, याद रखिए गैल्वेनाइजेशन से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। और उसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता है, जिंक, मतलब इसमें परत जो आयरन का है, जैसे उसके ऊपर जिंक का परत मतलब कि लगा दिया जाएगा हर तरफ से, तो कोरोजन हो जाएगा। गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग या एनोडाइजिंग या एलवाई बना के आप किसी को आप रोक सकते हैं, कोरोजन को रोक सकते हैं। अब देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, निकल क्रोमियम, याद रखिए स्टेनलेस स्टील में निकल क्रोमियम, निक्रोम याद रखिए, निक्रोम होता है, निक्रोम स्टेनलेस स्टील में। एलवाई है ये। देखिए नॉर्मली जो होता है ना, सबसे प्योर गोल्ड क्या है, 24 कैरेट गोल्ड,
पर उसमें या तो हम सिल्वर या कॉपर मिला के 22 कैरेट या उससे नीचे बनाते हैं ताकि वो हार्ड हो, नहीं तो 24 कैरेट गोल्ड बहुत ही लूज होता है। अगर एलवाई आप बना रहे हो उसमें मरकरी मिला रहे हैं तो एलवाई जो है ना एमेलगम कहलाएगा, एमेलगम। तो पूछ लेगा एमेलगम एलवाई में कौन सा हम एलिमेंट मेटल यूज करते हैं, तो मरकरी यूज करते हैं, ऐसा रहता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना एलवाई का, वो कम होता है मेटल से। कहने का मतलब अब सिल्वर है ये, और सिल्वर का कोई कंपाउंड बना दिए उसके साथ एच में कोई A B C मिला दिए तो ये एलवाई बन गया। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना ये कम होगा, मतलब ये तुरंत और जल्दी मेल्ट कर जाएगा। सिल्वर पहले ही मेल्ट करता है तो रूम टेम्परेचर पर, तो ये और जल्दी मेल्ट कर जाएगा। और इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगा, मगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगा तो एलवाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करेगा। अब देखिए ब्रास, ब्रास याद करिए कॉपर जिंक है, ब्रास में क्या है, कॉपर और जिंक है। अब ब्रॉन्ज में क्या है, जिंक नहीं है, स्पेलिंग में है ना जेड ई, तो इसमें जिंक नहीं है, याद रखिए, मतलब तो क्या है, टीन है। याद इस तरह से याद कर सकते हैं, जिंक नहीं है तो कोई दूसरा आएगा, टीन है। सोल्डर जो करते हैं ना, सोल्डरिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सोल्डरिंग करते हैं ना उसमें होता है लीड और टीन होता है। तो ये सब याद रखिए एकदम, तीन ही यहाँ पे दिया है, सोल्डर, ब्रॉन्ज और ब्रास, इसका याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन और इसके कंपाउंड, कार्बन और इसके साथ जो कंपाउंड बनाते हैं वो है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो कार्बन में कौन सा बॉन्डिंग है, क्वेश्चन पूछेगा कार्बन में कौन सा बॉन्डिंग होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड मारिएगा ऑप्शन, ठीक। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है आपको पता है, शेयरिंग होता है ना, ये आगे आएगा देख लेंगे। इस कंपाउंड को याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में, क्लोरोफॉर्म है ना, CH Cl3, ये जो आपको यही सुंघा के जो बेहोश नहीं कर देता है वही है ये कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म। फिर जैसे शेयरिंग ये है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, पर कोई स्टेबल के लिए क्या चाहिए, दो आउटर में चाहिए, यानी हाइड्रोजन को दो चाहिए, नॉर्मली कितना चाहिए होता है, 8 चाहिए होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पे इसको चाहिए दो, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसके पास भी दो, ये बंदा क्या करेगा, दोनों पास पास आ जाएंगे, इसके कारण ये जो दिखेगा इसमें भी दिख जाएगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भी काम आ जाएंगे और इसके लिए भी काम आ जाएंगे, है ना। इसीलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, ये एक दूसरे, मतलब ऐसा नहीं कि ये इसको डोनेट कर दिया। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसको पास चला जाता है तो ये तो खाली हो गया ना, और इसके पास दो आ गए, ये तो पूरा हो जाएगा, ये तो काम कर जाएगा, पर ये एच एच बिना इलेक्ट्रॉन का, अरे नंगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें अगर ये डोनेट कर देता, बोलता भाई तू ले ले मेरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जब बोलते हैं कि एक डोनेट कर दिया दूसरे, उसको बोलते हैं आयोनिक, जो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें कोवैलेंट, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, तो कार्बन के कंपाउंड में क्या होता है, शेयरिंग होता है, शेयरिंग। ऑक्सीजन में भी शेयरिंग होता है, ऑक्सीजन जो गैस है ना मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस, इसमें भी शेयरिंग होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या डबल बॉन्ड होता है, मतलब हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कितना, दो है, इसका ऑक्सीजन का कितना है, दो है, तो ये एक बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, मतलब डबल बॉन्ड हो गया, इसलिए ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, चार बॉन्ड ऐसे ही होते हैं। फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन जो है ना बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एकदम फिक्स है, ये बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो डायमंड याद रखिएगा, डायमंड है, ग्रेफाइट है और C60 फुलरेंस है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से हैं, मतलब एलोट्रॉप्स क्या है। एलोट्रॉप का डिफिनेशन देख लेते हैं अगर देखना है तो, डिफरेंट फॉर्म इन नेचर जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, मतलब यह है सब कार्बन ही मगर एकदम प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। डायमंड देखिए, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट है जो आपके पेंसिल के अंदर में, उसको इलेक्ट्रिक में लगाइएगा तो शॉक मार देगा आपको, वो मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहता है। और 660 बकमिंस्टर फुल, ये तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें ग्रेफाइट इस तरह का स्ट्रक्चर है, और 660 एक तरह से स्फेयर है ये, उसमें 60 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा 60 को कार्बन है।
फिर अगला पॉइंट है कार्बन से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए, दो कैरेक्टर जो कार्बन में देखे जाते हैं वो टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन, ये दोनों प्रॉपर्टी मिलके ना बनाती है इसको मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाती है। तो इसके कारण ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं ये लोग, हद से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। और टेट्रा वैलेंसी मतलब क्या हुआ, इस कार्बन के आउटर मोस्ट में वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के। और कैटिनेशन का मतलब जुड़ने का, एक कंपाउंड लिया गया ये CH4, ये अलग से मीथेन है, पर एक और CH4 मीथेन है, एक और है, ये दोनों भी जुड़ जाएगा और लंबा, बहुत लंबा लंबा CH4 जुड़ता जाएगा, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब ये कार्बन क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, तो इसके अंदर दो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन में कि कार्बन मतलब बहुत ज़्यादा कंपाउंड किस कारण से बनाते हैं, तो ऑप्शन मिलेगा टेट्रा वैलेंसी, मारिएटिक, कैटिनेशन, मारिएटिक, है ना। तो ये दोनों रहेगा ऑप्शन में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो इसमें इंपॉर्टेंट, अब देखिए ये सब कुछ कंपाउंड याद रखिएगा, आपको नॉर्मली याद है। मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन होता है, सब सिंगल बॉन्ड है इसमें। इथेन में 2 कार्बन होता है, सब सिंगल बॉन्ड है। प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, ये 4 तक कम से कम याद रखिए, है ना। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 याद रखिए, है ना, 4 तक कम से कम। पेंटेन, पेंट आपको पता ही होगा, लगभग याद हो गया होगा। 5 हेक्स मतलब 6 होता है, तो ये सब याद होगा, पर ये कन्फ्यूजिंग होता है। इथेन भी आप 2 निकाल लीजिएगा, पर ये प्रोपेन ब्यूटेन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। इसमें प्रोपेन में 3 होता है और ब्यूटेन में 4 होता है। पूछ सकता है कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH10, है ना। आप कार्बन याद कीजिए, और हाइड्रोजन आपको नहीं याद है, एक फार्मूला भी आगे बता रहा हूँ मैं, तो उससे भी निकाल सकते हैं, या आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर भी बना के निकाल सकते हैं। बेंजीन, बेंजीन में देखिए C6H6, इसको ऐसे भी करते हैं, इसको ऐसे भी दिखाते हैं बेंजीन को, क्यों कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल, एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड है, देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक एक छोड़ के, एक एक ये छोड़ के डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए उसको इस तरह से दिखाते हैं। तो C6H6 किसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, बेंजीन का फार्मूला। अल्कीन होता है, अल्काइन होता है और अल्केन होता है। अब ये भी याद रखिए, हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन से मिलके जो बन रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन उसमें होगा, है ना, तो हेलो ग्रुप उसको बोलते हैं। अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, OH होता है, OH होता है मतलब C। अब देखिए यहाँ पे एक और देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, और यहाँ पे एक OH है। आपको दिखिएगा कुछ दे दिया COOH, बोले आप बोलेगा इसमें क्या अल्कोहल है, तो आप बोलेगा अरे OH है, अल्कोहल मारे नहीं। अगर COOH आ गया एक साथ में, तो मतलब उसमें अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, है ना। मतलब बड़े से स्टार्ट करना, पहले इसको खोजिए किसी कंपाउंड में, मतलब AB, अब COOH होगा, तो बोलेगा कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ बिल्कुल है, ये कंपाउंड हो जा रहा है, तो मतलब इसके अंदर ये एसिड है। तो इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH याद रखिएगा क्या होता है। कीटोन में क्या खोजिएगा, CO खोजिएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अल्डिहाइड में क्या खोजिएगा, CHO, COH खोलिए, और अल्कोहल में OH ग्रुप खोजिए। ये सब याद रखिए, है ना। ये स्ट्रक्चर याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है, पर याद रखिए कि क्या होता है। अल्डिहाइड में पूछेगा, दिया ही रहेगा कि इसको अल्डिहाइड बोलते हैं, और नीचे में रहेगा COH, ये सब ऑप्शन रहेगा, COH, CO, COOH, ये सब ऑप्शन रहेगा। अब होमोलोगस सीरीज मतलब सेम सीरीज है, सेम मिलते जा रहा है, सी मतलब। अब देखिए अल्कीन और अल्कान, तो ये फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला याद रखिएगा अल्केन का, अभी जो ऊपर पढ़े थे ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और फिर ब्यूटेन। तो अल्केन का मतलब इसका जनरल फार्मूला CH2N+2। तो N=1 रखने में मतलब क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, तो मतलब C हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 रखिए, कितना बचेगा, H4 आ जाएगा, है ना। तो अल्केन का फॉर्मूला आपको पता है, मीथेन का फॉर्मूला हो गया, है ना। वैसे अल्कीन, अल्कीन मतलब मिथीन, मिथीन में आपको क्या करना है, मीथ है, मीथ मतलब N=1, एक कार्बन होगा,
वो रखिए इस फॉर्मूला में, क्योंकि इसका अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे दे भी रखा है आपको, इसका किताब में चर्चा है, CnH2। तो मतलब C1H2, तो CH2 होगा फॉर्मूला उसका। और आपको ये निकालना है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, बस कार्बन निकालिए, कार्बन निकालिए और इसके आसपास अगर जैसे ये फॉर्मूला आया अल्कीन है तो आप लिख लीजिए CH2 होगा। अब CH2 है मतलब कि क्या, एकदम सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब एक दूसरे का कॉपी, दो कार्बन है तो दोनों पे बराबर ट्रीट कीजिए, इस पे भी एक हाइड्रोजन दे दीजिए, इस पे भी एक हाइड्रोजन दे दीजिए। पर आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन के जो बॉन्डिंग है ना 4 होना चाहिए, मतलब 4 मतलब उसके आसपास बॉन्ड, एक बॉन्ड दिख गया आपको, एक बॉन्ड दिख गया, टोटल 4 दिखना, क्योंकि इसके आउटर पोस्ट में 4 होता है इलेक्ट्रॉन। अब एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, अब कहाँ बनेगा, बदलने का स्कोप यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे डबल कर दीजिए तब भी नहीं होगा, ट्रिपल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका अल्कीन, है ना। देख लीजिए यहाँ पर, तो ऐसे ही अल्काइन का निकाल सकते हैं। अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो आप ये याद रखें, अल्कीन अल्कीन अल्काइन, और H इससे स्टार्ट कीजिए, फिर माइनस दो दो करते जाइए, CnH2n+2 अल्केन में, फिर -2 कीजिए इसमें, तो ये हट जाएगा, ये अल्कीन हो जाएगा, फिर -2 कीजिए ये, तो अल्काइन हो जाएगा। ऐसे याद करके रखिए, ये सब जनरल फॉर्मूला है और ये सब पूछता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वही चीज़ है ऊपर वाला जो बताया था वही चीज़ है। अब देखिए एक लुमिनस फ्लेम क्या होता है। लुमिनस फ्लेम ना गैसेस सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं तो वो जलते रहता है ना, तो उसको बोला जाता था लुमिनस फ्लेम। गैस को ग्लो करने से वो जलता है। तो कुछ चीज़ें जो जलती, जैसे आप लकड़ी को जलाइएगा तो शुरू में ही आग दिखता है, वो तो अलग चीज़ है, बाद में नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जो शुरू में जगता है ना, तो उसके अंदर जो गैस भरा है ना वो बाहर जाता है, तो जो गैस भरा है वो जो बाहर जा रहा है ना वही जलता है, तो आपको उसका धुआं दिखता है, मतलब आग ऊपर में दिखता है। बाद में क्या है, गैस सब निकल गया, उस लकड़ी के अंदर में रखा हुआ सब गैस निकल गया, बचा उसका लकड़ी ही मेन, तो वो जब जलता है ना उसके अंदर गैस नहीं है, तो इसीलिए वो ग्लो नहीं करता, वो आपको बहुत ज़्यादा आग नहीं दिखेगा, हवा में उड़ते हुए आग नहीं दिखेगा। और कोल और पेट्रोलियम पता ही है कैसे फॉर्म होता है, बहुत सालों करोड़ों साल में फॉर्म होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में पूछा है, ये पूछा है इस साल, इस बार के पूछा है, यही है। देखिए ये आपका क्या है, OH है, मतलब ये अल्कोहल होगा। अब कौन सा अल्कोहल है ये भी आप डिसाइड करें, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन मतलब क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूटेन आपने है ना ऊपर में, मिथेन मतलब मीट मतलब एक होता है, एक कार्बन होगा, ब्यूटेन मतलब 2 होगा, ब्यूटानॉल इसको बोलेंगे, है ना। अल्कोहल मतलब ब्यूटानॉल, तो नाम पे मत जाइए, छोड़ दीजिए। OL मतलब अल्कोहल होता है, छोड़ दीजिए, अल्कोहल है। ये बन गया एसिटिक एसिड, तो कब बनता है इसको, या तो अल्कलाइन KMnO4 और फिर गर्मी दीजिए, या एसिडिक C2R2O2 O7 और गर्मी दीजिए, तो आपको ये बनेगा। तो इसमें देखिए क्या है, ये एसिटिक एसिड या कार्बो, ये मतलब सी एसिटिक एसिड है COOH, तो और टोटल बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलेंगे टोटल को कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ऑक्सीजन स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ पे, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसमें क्या हुआ आप देखिए, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया है, इसीलिए ये जो KMnO4 है या बीच में जो यूज कर रहे हैं ना गर्मी के साथ, अब जो दे रहे हैं कंपाउंड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड कर दे रहा है ना इसमें। OH में देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग बोल, यही ऑप्शन में भी था वहाँ पे, जो कि अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आया हुआ, ये KMnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया है, यहाँ पे ये बना दिया है। ठीक, एडिशन रिएक्शन, एडिशन में क्या हो रहा है, ये मिलनी हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, मतलब कि जो वेजिटेबल ऑयल, जैसे ये वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है, कार्बन कार्बन और ये बहुत बड़ा 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 कोई कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होते हैं, ये लॉन्ग अनसैचुरेटेड होते हैं, बट ये जो है ना ये सब अनसैचुरेटेड होता है, और डबल बॉन्ड भी है, इसलिए अनसैचुरेटेड बोलेंगे। डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, सिंगल बॉन्ड बहुत आराम से फट से टूट जाता है, तो ये सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो जाता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड,
ये सब अनसैचुरेटेड में चले जाते हैं। और इसका हाइड्रोजिनेशन वेजिटेबल, ये वेजिटेबल ऑयल है, इसका हाइड्रोजन मतलब क्या, ये आर आर हटा दिया, जितना भी आर है कोई कंपाउंड है ये सब, इसको हटा के हाइड्रोजन ला दे रहा है, देख रहे हैं हाइड्रोजन ला दिया है, ठीक। और सैचुरेटेड बन गया ये, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो सैचुरेटेड हो गया। और आर आर हटा के हाइड्रोजन आ गया, मतलब इसमें हटा के एक तरह से हाइड्रोजन ऐड हो गया। आर आर हटा नहीं, पर हाइड्रोजन ऐड तो हुआ ना, कोई ऐड हो ना, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का और ऐड होना हाइड्रोजिनेशन, ऐसे ही समझे। और ये किसके प्रेजेंट में होता है ये याद रख ले, निकल कैटलिस्ट होता है हाइड्रोजन, निकल भी यूज करते हैं एनआई, हाइड्रोजन के प्रेजेंट हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन गैसेस पे पास करता है। तो याद रखिए, क्योंकि देखिए ये पूछ चुका है, ये चीज़ पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे पूछेगा कौन सा कैटलिस्ट है, निकल कैटलिस्ट, याद रखिएगा। हाइड्रोजनेशन और वेजिटेबल ऑयल में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल यूज करता है। कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं, कैटलिस्ट का मतलब ये होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या तो कमा देगा, ये होता है ना। कैटलिस्ट का यही होता है, रेट कंट्रोल करने के लिए, स्पीड, मतलब जो काम 10 घंटा में होता है वो कैटलिस्ट क्या करेगा नॉर्मली, वो उसको 5 घंटा में करा देगा, फट 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 फट। अब इथेनॉल, जो इथेनॉल था ना, CH, ये वाला इथेनॉल, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल था, मैंने शायद बुटानॉल बोल दिया था, इथेनॉल, क्योंकि दो कार्बन मतलब होता है ईथा, एक कार्बन मतलब मीठा, दो कार्बन मतलब ईथा, तीन मतलब प्रोप प्रोप और चार मतलब होता है ब्यूटा, यहाँ पे तो दो ही कार्बन है। तो इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड का प्रॉपर्टी देखिए, अल्कोहल होता है, इथेनॉल को ही नॉर्मली अल्कोहल बोलते हैं, जो आपको मिलता है ना दारू वारू जो, वो उसमें क्या इथेनॉल ही डाला होता है, उसको अल्कोहल बोला जाता है। क्योंकि देखो मिथानॉल भी अल्कोहल है, पर मिथानॉल इतना, जो आप देसी दारू देखते हो ना, बहुत ज़्यादा कुछ लोग पी के मर जाते हैं, यहाँ खराब होता है, उसमें एक्चुअली इथानॉल की जगह मिथानॉल बन जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना खतरनाक है कि आदमी मर सकता है। ये भी एक अल्कोहल है, पर इसीलिए, पर ये खतरनाक है मिथानॉल। इथानॉल ठीक है, पी सकते हैं आराम से, वो धीरे धीरे आपको लिवर वुवर को डैमेज करेगा, अलग चीज़ है, पर नॉर्मली ये पीछे और इसीलिए इसको अल्कोहल बोला जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो दारू होता है मतलब उसमें इथेनॉल ही डाला हुआ है, अल्कोहल मतलब इथेनॉल डाला हुआ है। और इसका ये है कि इथेनॉल ना है ना, ये पूरी तरह से पानी में मिल जाएगा, कितना भी डाल दीजिए इथेनॉल मिल जाएगा, है ना। जैसे चीनी को पानी में डालिएगा ना, तो एक समय के बाद चीनी को ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, एक समय के बाद चीनी नहीं घुलेगा पानी में, पर इथेनॉल क्या है, घुलता जाएगा घुलता जाएगा घुलता जाएगा घुलता जाएगा। देखिए ये इथेनॉल था, इसको हॉट कंसंट्रेशन मतलब H2SO4 कार्बो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें अगर इथेनॉल को में अगर आप H2SO4 डाल दीजिएगा, हॉट कंसंट्रेशन है, मतलब हॉट है, गर्मी है, वहाँ पे हीट भी दिया हुआ है, तो आपको अनसेचुरेटेड मिल जाएगा, मतलब ये नॉर्मली उल्टा हो रहा है ना, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये रिएक्शन, तो पूछ सकता है आपसे। और इसको क्या बोल सकते हैं आप, ये H2SO4 जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कर रहा है यहाँ पे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसमें से OH निकाल दिया, ये ऑक्सीजन निकाल दिया बच्चा का, इथेनॉल से OH निकाल के वाटर बना दिया, तो इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है एक तरह से, समझिए ये रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन को निकाल के हटा दिया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलिए, या ऑक्सीजन को हटा रहा है, या H+ को हटा रहा है, H+ को हटाना या हाइड्रोजन को हटाना या डिडक्शन करना, सब एक ही बात है, मिला जुला के समझिए, है ना। तो ये देखिए ऊपर में क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है, देख लीजिए, ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आ रहा है शुगर केन, अल्कोहल का कैसे बनता है, तो शुगर केन जो आपका है ना, अल्कोहल आजकल बहुत प्लांट भी चल रहा है, इथेनॉल प्लांट आप सुनते होंगे, तो उसमें क्या हो रहा है, जो शुगर केन है, गन्ना है ना, उसको पूरा चूस आपने पी लिया है उसका रस वस, तो उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन, उसमें क्या करते हैं, उसको हम बिना हवा के उसको सराते हैं, तो उसके बाद जो बनता है ना, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं,
तो इथेनोइक एसिड का क्या है, इथेनोइक एसिड को ही नॉर्मली एसिटिक एसिड बोलते हैं। और इसी के 5 से 8% सॉल्यूशन को ही विनेगर बोला जाता है। तो विनेगर था ना लिखा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड लिखा रहता है नॉर्मली, तो 5 से 8% सॉल्यूशन को ही एसिटिक एसिड इन वाटर ही को विनेगर बोला जाता है। तो याद रख लीजिएगा विनेगर क्या है, तो लिखा रहेगा 5 से 8%। तो ये वैल्यू याद रखिए 5 से 8%। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, तो देखिए इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों मिलते हैं तो ईस्टर बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। ये अब कंपाउंड छोड़ दीजिए, यहाँ पे कंपाउंड छोड़ दीजिए, ये चीज़ याद रखिए, इथेनोइक एसिड तो ईस्टर बनेगा, ईस्टर। और ईस्टर का क्या काम है, परफ्यूम में बनाने के लिए या कहीं भी सुगंध वाला चीज़ है ना, वो सब चीज़ बनाने में ईस्टर का काम है। और स्पोनिफिकेशन में यह काम है, मतलब कि सोप बनाने में। स्पोनिफिकेशन मतलब सोप बनाना, जो साबुन है ना, जो कपड़ा उपड़ा धोने उसको सोप बनाना, या कपड़ा नहीं, या शरीर वरीर धोने, ये सब बोल सकते हैं। सोप होता क्या है, वो सोडियम पोटेशियम साल्ट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सोडियम और पोटेशियम। अब याद कीजिएगा ये दोनों ना बहुत ही सबसे ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है सोडियम। रिएक्टिविटी सोडियम की बहुत ज़्यादा है, वही दोनों है यहाँ पे सोप बनाने में भी यूज हो रहा है। याद रखिए, वहाँ दोनों को रिलेट कर लीजिए, है ना। फिर आ रहा है सोप और डिटर्जेंट। तो सोप में इसको क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। तो इसमें याद ये पूछ सकता है, सोप मिसल्स क्या है, सोप वाले में है, सोप का जो छोटा सबसे छोटा एक तरह से जो ग्रुप है सोप के अंदर में, वो मिसल्स फॉर्म करता है। मतलब सोप को जब मिलाइएगा पानी वानी में तो ये मिसल्स फॉर्म करता है। इसमें क्या होता है, आउटर साइड में Na+ होता है और अंदर में वाइल्ड ड्रॉपलेट होता है। तो जो वाइल्ड ड्रॉपलेट है ना, उसके आसपास Na+ ये बना देता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आउटर में होता है Na+। ये पूछ सकता है कि इनर में होगा Na+, आउटर में Na मतलब कि निगेटिवली चार्ज होता है आउटर, तो नहीं, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये सब याद रखें। इसी को बोलता है इमल्सन बोलते हैं। यही सब बहुत सारा जब मिल जाएगा ना पानी में तो इसको बोलेंगे इमल्सन सॉल्यूशन, इमल्सन। तो माने देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, मतलब पानी बहुत हार्ड हो जाएगा, मतलब उससे आप सफाई उफाई कोई काम ये यूज नहीं कर पाएगा, ना सफाई कर पाएगा ना कुछ। तो वो क्यों होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। कैल्शियम मैग्नीशियम ये दोनों ग्रुप है किसके लिए, हार्डनेस के लिए जो बना। सोडियम और पोटेशियम ये किसके लिए था, सोप बनाने में यूज हो रहा था, आप देख रहे होंगे। सोडियम पोटेशियम जो था ना, सोप बनाने में यूज हो रहा था। सोडियम पोटेशियम सोप बनाने में, तो एकदम याद रखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, इसको कंफ्यूजिंग मत कीजिए, अलग अलग याद रखिए, नहीं तो पढ़ना बेकार है। यहाँ पे क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर बोलेगा किसके कारण होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम, टिक मारिए, यही पूछता ही है। अगर पूछेगा हार्डनेस ऑफ वाटर कौन सा कंपाउंड होगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा कैल्शियम मैग्नीशियम, यही दोनों होता है। डिटर्ने अब देखिए ये हार्डनेस, सोप को जब मिला दिए पानी में तो, और क्योंकि सोप में होता है, मतलब सोप में नहीं, मतलब जब सोप रिएक्ट करता है कैल्शियम मैग्नीशियम तो वाटर हार्ड हो गया, अब कोई काम का नहीं है, मतलब आप कपड़ा साफ ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, पानी में जब सोप को मिला रहे हैं, कपड़ा को धो रहे हैं, तो ये तो पानी मतलब हार्ड हो गया। हार्ड मतलब ये मतलब समझे पत्थर, मतलब ऐसा चीज़ जो यूज नहीं कर पाइएगा पानी का। तो इसके लिए एक चीज़ दूसरा आता है, डिटर्जेंट यूज करते हैं। फिर आता है सर्फ, सर्फ जो बोलते हैं ना सर्फ, वो। और सर्फ क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड अमोनियम साल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड है। तो देखिए ये और याद है, इसमें आ गया सोडियम आ गया और फिर अमोनियम साल्ट आ गया, NH4 बोलिए या NH3 बोलिए, जो बोलिए। तो सोडियम में अमोनियम है, याद रखिएगा, सोडियम सॉल्ट अमोनियम सॉल्ट, ये याद रखिएगा। किसका है, सल्फोनिक एसिड और ब्रोमाइड क्लोराइड का, चलिए याद है तो ठीक है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे नॉर्मली यही पूछता है, सोडियम सॉल्ट होता है और अमोनियम सॉल्ट होता है, डिटर्जेंट भी ऐसे ही पूछेगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड कम चांस से पूछेगा, ऐसे याद रखिए, सोडियम सॉल्ट और अमोनियम सॉल्ट होता है किसमें, डिटर्जेंट में। तो कब यूज करते हैं डिटर्जेंट, जब आपका हार्ड बन गया पानी। पानी हार्ड कब बनता है, जब साबुन को साबुन से आप धोते हैं, तो उस समय कभी कभी ऐसा होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। यह 5वां चैप्टर बायोलॉजी का है, लाइफ प्रोसेसेस। तो ऑटोट्रॉपिक आपको पता ही है कि जो खुद अपना खाना बनाते हैं वो
प्लांट ही होते हैं या अलगे ही होते हैं। अलगे भी अपना खुद का खाना बनाते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा अलगे, तो अलगे भी अपना खाना बनाते हैं। और अलगे प्लस वही फंगाई को ही लाइकेन बोलते हैं, याद रखिएगा। लाइकेन है ना, बहुत जगह आता है लाइकेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे आप बहुत सारा चीज़ पता चलता है, नेचुरली आप पता कर सकते हैं कि पानी वानी कितना शुद्ध है अशुद्ध है ना। तो देखिए खाना जो बनता है ना ग्लूकोज बनाता है। प्लांट क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया, क्लोरोफिल हाँ होता है, और सनलाइट हुआ, उसमें ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H12O12O6। तो वाटर मॉलिक्यूल है ना, पूछेगा कि जो ऑक्सीजन जो निकल रहा है आपको बाहर, जो हम लोग ऑक्सीजन जो प्लांट से निकलता है ना बाहर और हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से आता है? तो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, जो पानी ये टूट के बनता है ऑक्सीजन, याद रखिएगा। ये सब पूछता है। तो कहने का मतलब पानी टूट के आपको ऑक्सीजन मिला है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तो इसका क्या हुआ CO2 का? रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। और वाटर के बारे में ऐसा लिखा नहीं है। तो वाटर मॉलिक्यूल टूट के, ये 2 पॉइंट याद है कि वाटर मॉलिक्यूल टूट के ऑक्सीजन मिलता है, मतलब बोलेगा ऑक्सीजन कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या हाइड्रोजन से। कंफ्यूजिंग हो सकता है, जिसको नहीं पता होगा कुछ भी मार सकता है, पर आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। ऑक्सीजन आता है कार्बन वाटर से आता है, वो टूटता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिलता है, रिडक्शन होके कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर देखिए ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा है ये, स्टोमाटा। इसके आसपास जो यही है ओपनिंग, इसी से गैस का एक्सचेंज होता है या पानी बाहर आता है ना। तो ये जो है ना, ये जो दोनों है, इसको बोला जाता है गार्ड सेल। ये देख रहे हैं इसको कि ये जो छेद है बीच का, उसको गार्ड कर रहा है, बंद करना खोलना इसी का काम है। और जो हरा हरा इसी के ऊपर गार्ड होगा, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, यही ग्रीन कलर देता है। यहीं पे एक्सचेंज होता है, यहीं पे एक्सचेंज होता है। और कहाँ कहाँ होता है, स्टेम, रूट्स, लीफ, सब जगह होता है। मतलब बोल देगा लीव्स में ओनली होता है, मतलब पत्ता में नहीं, ऐसा नहीं होता। तना में, जड़ में, नीचे जमीन में, सब जगह होता है। बोलेगा प्रोटीन के सिंथेसिस में, कभी प्रोटीन जैसे बनाया ना, क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो पूछेगा अमीबा में, ये बहुत पहले भी बताया कि अमीबा में कौन सा पैर होता है, किस तरह से वो खाना को मतलब कि कैप्चर करता है, फूड पार्टिकल है तो उसको कैप्चर कैसे? सूडोपोडिया, मतलब कि फॉल्स फूड, मतलब कि झूठ का पैर, है ना। ये भी अमीबा भी एक यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म, और पैरामेसियम एक यूनिसेलुलर, मतलब उसके अंदर एक ही सेल है। ये सब याद रखिए। पूछेगा नीचे दिए में से कौन सा यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल वाला, तो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब याद कर दिए। अब चलिए इंसान में आ जाते हैं, न्यूट्रिशन इंसान में कैसे पचता है। तो हमारे ऊपर जो माउथ है ना, उसी को बक्कल कैविटी बोलते हैं ना, पूरा कैविटी है ना अंदर में पूरा खुला हुआ है, तो बक्कल कैविटी। फिर यहाँ से गया ऑइसोफोगस, ये है फूड पाइप, इसको बोलते हैं फूड पाइप। तो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है आपका मुंह में, और सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सैलिवा। और जिसमें होता है क्या, एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च को तोड़ देता है। स्टार्च जो आप खाते हैं ना, उसमें स्टार्च होता है, उसको तोड़ देता है एमाइलेज। तो याद रखिएगा, सैलिवा होता है, कहाँ से आता है, सैलिवरी ग्लैंड से। उसके अंदर होता है एमाइलेज, और वो स्टार्च को तोड़ने में काम आएगा। बोल देगा कि प्रोटीन को तोड़ने में काम आएगा, नहीं, स्टार्च को तोड़ने में काम आएगा। और एंजाइम क्या होता है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। पूछ लेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, उसमें दे देगा एंजाइम, हार्मोन, और कुछ कुछ दे देगा, तो एंजाइम को टिक मारिएगा। फिर है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो पेट में आपका है ना, स्टोमैक यहाँ पे, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जिससे आपको गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और उसके अंदर जूस में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, सोचिए एसिड होता है, यही आपका एसिडिटी बढ़ाता है, ये जब मात्रा ज़्यादा होगा। और होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को ये तोड़ता है।
है ना। एमाइलेज क्या था, स्टार्च को तोड़ रहा था, और ये प्रोटीन को तोड़ता है पेप्सिन, और म्यूकस होता है। मतलब गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ होते हैं, HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है, 3 चीज़। फिर है जब पेट में मतलब आपका यहाँ पे जल गया, मतलब खाना वाना को तोड़े इसमें एसिड उसिड डाल दिए, इसके बाद ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का स्मॉल है, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में दोनों में बड़ा कौन सा होता है, लेंथ किसका सबसे ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, इस कहाँ से, स्टोमैक से, वो किसके थ्रू जाता है, कोई तो उसका दोनों के बीच का कनेक्टिविटी होगा ना, वो उसी को बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। तो पूछ देगा स्फिंक्टर मसल कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमैक के बीच में होता है, स्टोमैक के बीच में, है ना, याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में हग्गा होगा, मतलब जो लास्ट में बचता है वही जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। किस चीज़ का देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, यही सब होता है मेनली, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का कंप्लीट हो जाता है। तो जो स्टोमैक में क्या था आपका, HCl था ना, तो एसिडिक होता है, उसको हमें अल्कलाइन बनाना है ना। इसके लिए हमको क्या चाहिए, बाइल जूस। ये कहाँ से आता है, लीवर से आता है, और लीवर से आता है, और ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। वहाँ से बाइल जूस आया, और जो खाना आया स्टोमैक से उसमें मिलता है, तो अल्कलीन सॉल्यूशन बनता है। इसका बाइल जूस का काम होता है फैट को पचाने का काम होता है। फिर है पैनक्रियास। पैनक्रियास से क्या मिलता है हमको, पैनक्रियाटिक जूस मिलता है, जिसके अंदर में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ठीक ना, वो प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है। तो देखिए प्रोटीन ना बहुत देर से पचता है, बोला भी जाता है, इसीलिए प्रोटीन जैसे चना उना खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे पचता है, तो एनर्जी धीरे धीरे आपको दे रहा है ना, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगता है, चना वना फुला के इसीलिए खाने को बोला जाता है। तो देखिए पेप्सिन यहाँ भी था, उस कहाँ पे, गैस्ट्रिक लगेगा, मतलब पेट में, स्टोमैक में था, तो पेप्सिन भी प्रोटीन को पचा रहा था। फिर यहाँ पे ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा रहा है ना, याद रखिएगा। पर ये ट्रिप्सिन कहाँ से आया, पैनक्रियाटिक जूस से आया है, और पेप्सिन जो ऊपर में था वो कहाँ से था, पेट में था, गैस्ट्रिक जूस से था, गैस्ट्रिक जूस से। और ट्रिप्सिन पेप्सिन को भी पता था, और लाइपेज को भी फैट में बदल देता है, एमल्सिफाइड फैट में। और फाइनली पूछेगा कि फाइनल जो प्रोटीन पचने के बाद क्या बनता है, वो एमिनो एसिड बन जाता है, ये पूछ सकता है आपको, ठीक। फैटी एसिड, ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल बनता है फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट भी याद रखिए, एमिनो एसिड है प्रोटीन का, और ग्लूकोज फैट का है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। फिर उसके बाद क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाउंड्री पे भिलाई होता है, भिलाई, ये क्या कहता है, जो खाना में से एकदम प्रोटीन विटामिन बचा उसको सोख लेता है, और उसको ब्लड में भेज देता है सोख के। अब ब्लड से हर एक इंपॉर्टेंट पूरा शरीर में चला जाता है। अंश इज जो फूड जो होता है ना, वही बिलाई जो तो प्रोटीन ले लिया, उसके अलावा जो कचरा बचा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़े इंटेस्टाइन में। फिर रेस्पिरेशन, हम सांस कैसे लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज, आप ग्लूकोज लीजिए या एनर्जी इसी से आता है हमको, ग्लूकोज है, इसको साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड पार्ट, एक सेल का लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, उसमें डालने से पायरोवेट बनता है, पायरोवेट। तो बोलेगा ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म का इंड प्रोडक्ट क्या है, पायरोवेट है। और पायरोवेट में क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, कुछ एनर्जी यहाँ भी निकलता है, थोड़ा सा 2 ATP निकलता है, याद रखिए, और ये छोड़ दीजिए। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल निकलते हैं यहाँ पे, और इसके बाद 3 स्टेज है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, इसको बोलते हैं एनएरोबिक, एनएरोबिक। तो आपको इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। तो इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये जो लिखा है ना फर्मेंटेशन, यही प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन का जो हो रहा है यहाँ पे ईस्ट में, ये है फर्मेंटेशन प्रोसेस।
अब है मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब ऑक्सीजन है कमी होती है, ऐसा कब होता है? जब हम बहुत दौड़ते हैं, दौड़ वोड़ करते हैं तो ऑक्सीजन कम होता है ना, तभी ना हाँफते हैं। हाँफते हैं इसलिए ताकि ऑक्सीजन हमारे अंदर जल्दी जल्दी जाए, ठीक ना। तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है, खासकर मसल सेल में, पैर वैर में देखते हैं जंग लग जाता है एक तरह से। वो क्या हो रहा है? क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है उस समय। अगर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी या 28 एटीपी होता है, लिखा होगा इस जगह। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 28 एटीपी होता है या 28 शायद होता है। मतलब ये जो एनर्जी बना, ये एनर्जी होता है 28 एटीपी कुछ, देख लीजिएगा क्या फिगर, मुझे याद नहीं है, अगर आगे होगा तो बता दूंगा। तो ये एनर्जी वाकई में ये एनर्जी, और ये सब में थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिलेगा, इसमें तो 2 ही एटीपी मिलता है। तो देखिए एटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट पी से फॉस्फेट हो गया, इसको बोला जाता है एनर्जी करेंसी बोला जाता है। अब आ गया अपना सांस लेने वाला बात। तो ये सीरियल थोड़ा याद रखिएगा, जो अपने नेसल के बाद आया, पहले आता है फायरनेक्स, फिर आता है लैंडनेक्स, फिर आता है ट्रैकिया। ये सीरियल भाई याद है, कभी कभी ये सीरियल दे देगा कि सबसे कौन कौन कैसे आता है, PLT ऐसे आता है, फायरनेक्स, लैंडनेक्स, ट्रैकिया ऐसे ऑप्शन में रहेगा, तो ऐसे मारिएगा। फिर जो लास्ट पार्ट है ना, सबसे लास्ट पार्ट जो एल्बुलाई होता है, मतलब इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट एल्बुलाई, मतलब यहीं पे एक्सचेंज होता है क्या चीज़ का, गैस का, है ना। गैस आया यहीं पे एक्सचेंज हुआ, इस लंग में यहीं पे जाता है एल्बुलाई, तो लास्ट पार्ट है। और ब्रोंक्यूल्स के अंदर अल्बुलाई होता है, याद रखिए, मतलब अल्बुलाई कहाँ होता है, ब्रोंक्यूल्स में होता है, तो यही है अल्बुलाई, वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, है ना। तो पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज़्यादा सॉल्यूशन है या ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्यूशन, मतलब उसमें मिल सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है ऑक्सीजन के मुकाबले। अब देखिए हार्ट है, अब हमारा खून का कैसे इधर उधर जाता है, तो देखिए जो पार्ट जो खून लेकर आता है ना शरीर से, इसमें आपको तो देखिए अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो रिच ब्लड होता है ना, कहाँ से, लंग से, क्योंकि लंग क्या किया, फिल्टर कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हटा के गैस में से और ऑक्सीजन बच रखा, और ऑक्सीजन उसको पानी में डाल दिया, क्या बोलते हैं उसको, खून में डाल दिया, और वो आ गया आपका लेफ्ट एट्रियम में आ गया, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन रिच ब्लड, कहाँ से, लंग से आया, फिर इसके बाद इसमें चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऑल्टा होते हुए पूरे शरीर में चला गया, ठीक ना। और ऐसे ही फिर आपका वेन के थ्रू राइट एट्रियम में आया, लोअर बॉडी से, इसमें जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए ऑल्टा से गया, ऑल्टे से क्या गया, ऑक्सीजन, जिसमें मतलब कि अच्छा जो खून हमको शरीर में चाहिए हर जगह, ऑक्सीजन जिसमें हो वो हमको चाहिए हर एक जगह शरीर में, हर एक जगह, तो वो ऑल्टा से निकला, मतलब कि हार्ट से निकला, कहाँ से, ऑल्टा बोलते हैं उसको, और ये आर्टरी होते हुए हर एक पार्ट में चला गया। तो पूछेगा जो खून दिल से निकलता है और शरीर के दूसरे अंगों में जाता है, तो वो कौन लेके जाता है, उसको बोलते हैं आर्टरी। और जो दूसरे अंगों से खून, गंदा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हार्ट में लेके आता है, एक तरह लंग में लेके आता है, हार्ट में लेके आता है, लंग में जो बोलिए, हार्ट में ही एक तरह से लेके आता है, उसको बोलते हैं वेन, है ना। फ्रॉम बॉडी से वेन लेके आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑल्टा है जो कि सबसे बड़ा आर्टरी है बोला जाता है, तो आर्टरी लेके जाता है दिल से दूसरी जगह, अच्छा लेके जाएगा, ऑक्सीजन वाला खून लेके जाएगा, और वेन कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेके जाएगा। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। और हमारे दिल में 4 चैम्बर होते हैं, देख रहे हैं ना, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। और फिशेस में, जैसे मछली में क्या होता है, 2 ही चैम्बर होता है,
ये सब भी पूछता है। और जो हमारे शरीर में एक खून को पकड़िएगा तो दिल में कितनी बार जाता है? दिल में 2 बार जाएगा, 2 बार घूमता है, 2 बार। ठीक, उसके बाद वो शरीर में जाएगा या शरीर से बाहर जाएगा। तो इसी को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। आर्टरी देख रहे हैं, अवे फ्रॉम हार्ट ले, मतलब खून जो दिल से ले जा रहा है दूसरे बॉडी में, उसको बोलते हैं आर्टरी। तो आर्टरी जब जाता है शरीर के आसपास तो एकदम छोटे 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 कैपिलरी में बन जाता है, एक सेल जिसका थिकनेस होता है, और उसके बाद मतलब कि वाकई में जाता है। तो आर्टरी डिवाइड करता है कैपिलरी में, है ना, ये याद रखिए। कैपिलरी मतलब ये भी एक खून ले जाने का ही सामान है। लिम्फ क्या है? लिम्फ भी एक प्लाज्मा ही है ब्लड का। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट जो है ना आपका ब्लड का, वो होता है प्लाज्मा। इसके अंदर में ही आरबीसी होता है तैरता हुआ, डब्ल्यूबीसी तैरेगा, प्लेटलेट तैरेगा, यही। और मेन कौन है लिक्विड? एक तरह से प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा की तरह एक चीज होता है लिम्फ, है ना, पर ये कलरलेस होता है। जो जाइलम है ना, ये पेड़ है, पेड़ जो जड़ से ये पानी है, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब कि पोषक तत्व है, एनपीके, पोटेशियम, कुछ भी ये लेता है और ऊपर शरीर मतलब ऊपर पेड़ के हर एक जगह पहुंचाता है। ये जाइलम मतलब नीचे से लेता है और ऊपर तक पहुंचाता है। ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, है ना। और ऊपर जाते जाते वो पत्ते से फिर ये पानी अगर बहुत ज़्यादा हो गया पेड़ में, तो ये ऊपर पत्ते से ये हवा में उड़ जाता है गैस बन के। और ये जो बन के उड़ रहा है पतला उड़ के, ट्रांसपीरेशन बोलता है, आगे है वो मैं दिखा देता हूँ। तो वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड होते हैं किसमें? जाइलम में। जाइलम टिश्यू होते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड याद रखिएगा, उसका नाम है। तो वही जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना पत्ता से, वाटर वेपर के तौर पे, इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, याद रखिएगा। ट्रांसपीरेशन कौन से पार्ट से होता है? लीफ से होता है, लीफ मतलब पत्ता, और स्टोमाटा से होता है, स्टोमाटा, याद रखिएगा। फिर है खाने का, जो पत्ता में खाना बना, क्योंकि खाना कहाँ बनता है? पत्ते से में बनता है ना। जो खाना बना उसको ले जाना है दूसरे जगह, शरीर मतलब पेड़ के दूसरे भागों में ले जाना है, तो ये करता है फोलम की हेल्प से। फोलम की हेल्प से, ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए जाइलम फोलम में। ठीक। तो सॉल्युबल प्रोडक्ट जो होते हैं ना फोटोसिंथेसिस में, जो बने फोटोसिंथेसिस मतलब कि जो पत्ता में खाना बना, जो खाना बनने की विधि को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो खाना बनने की विधि के बाद जो सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं उसको इधर से उधर ले जाना, ट्रांसलोकेशन, उस विधि को ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। खाना बना, जैसे कहने का मतलब खाना बना फोटोसिंथेसिस से, खाना को इधर उधर कौन ले जाता है? ट्रांसलोकेशन की विधि से ले जाता है। और जो इधर उधर जो जाता है, जिस रास्ते से जाता है ना, उस रास्ते को बोला जाता है फोइलम, मतलब फोइलम टिश्यू। और ये ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है ना, मतलब जा रहा है जो ना, ये सीब ट्यूब्स में, मतलब ट्यूब है, वो ट्यूब है जाइलम फोइलम के अंदर में, ट्यूब है। मतलब फोइलम भी बहुत सारी चीज़ों से बना होगा, तो उसमें एक ट्यूब है, ट्यूब से खाना जाता है, उसका नाम है सीब ट्यूब, ये याद रखिएगा नाम, सीब ट्यूब्स बोलते हैं उसको। और अब देखिए बाहर जो खाना हम लोगों ने खा लिया और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? बस कचरा बचा हुआ है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा खाना पच चुका है और लार्ज इंटेस्टाइन बस कचरा मतलब टॉयलेट बचा हुआ है। तो उसको बाहर कैसे निकालते हैं वो बता रहा है ये। तो पानी अलग तरीके से बाहर निकलता है पेशाब के थ्रू, और खाना अलग तरीके से निकलता है, ये पता ही है। तो इसमें देखिए खाना जो निकल रहा है, पानी जो निकल रहा है एक्सक्रीशन, वो किडनी की हेल्प से होता है। ठीक। और किडनी हमारे पास कितने हैं? 2 किडनी है, एक इधर किडनी है और ये ब्राउन कलर का जो किडनी है, ये 2 किडनी है। और जो हमारा पेशाब है इस यहाँ पे स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा से निकलता है ना। ये 3 मेन पॉइंट है। किडनी में, किडनी से में होता है, किडनी आपको नंबर पता ही हुआ लगभग। और देखिए किडनी के अंदर में जो सबसे छोटा जो सेल होता है ना, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। जैसे कि ब्रेन में सबसे छोटा सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन। तो वैसे ही किडनी का जो सबसे छोटा सेल हो गया ना, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इसी में एक होता है बोवेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। जो कप सेट होता है ना, कप सेट ऐसे होता है, कप सेट देखिए, ये कप सेट ऐसे, ऐसे जो कप सेट ऐसे है, जो कप सेट है ना,
कप की तरह जो शेप है ना, कॉइल्ड ट्यूब, इसी को बोला जाता है बाउंस कैप्सूल। और इसी में जो मतलब जमा रहता है फिल्टर किया हुआ पानी वानी सब। और आर्टिफिशियल मान लीजिए किसी का किडनी, दोनों किडनी खराब हो गया ना, तो डायलिसिस प्रोसेस के से हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से उसका पानी वानी पूरा साफ करते हैं। क्योंकि पानी सब में क्या होता है, नाइट्रोजन, यूरिया, मतलब शरीर की गंदगी में क्या होता है, पेशाब में क्या होता है, नाइट्रोजन, यूरिया, ये सब। हमारे शरीर में क्या होता है, यूरिया होता है। बट जो बर्ड करते हैं ना, बर्ड में यूरिक एसिड होता है, याद रखिएगा। दूसरे चैप्टर में था, किसी साइंस के कोई और क्लास में था, यूरिक एसिड। अब प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट वो कैसे बाहर निकलता है ना, तो देखिए प्लांट का जो बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा याद कर लिए। जो वेस्ट होता है ना, सेल के जो वैक्यूल है ना उसमें स्टोर होता है। इसीलिए देख सकते हैं जो वैक्यूल है ना, ये वैक्यूल ये प्लांट में होता है, एनिमल में होता है। पर एनिमल मतलब हम इंसानों में ये वैक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, प्लांट में बड़ा होता है। क्योंकि देख सकते हैं आप, इसका वेस्ट प्रोडक्ट इसी में स्टोर हो रहा है। और इसको जब ये पत्ता गिर जाता है झड़ के, तो वो बाहर चला जाता है। तो इस तरह से बाहर जाता है। इस क्लास 10 का छठा चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो एनिमल में कंट्रोल का काम पूरा शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम, जो हमारा दिमाग है ना वो कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही देखिए, ये है, ये जो फोटो दिया है ना, ये पूरा फोटो, ये है देखिए न्यूरॉन का। इसीलिए बोला जाता है जो न्यूरॉन है ना, सबसे छोटा सेल है एक तरह से, मतलब ये बोलिए सबसे छोटा पार्ट है किसका, ब्रेन का। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ब्रेन, जैसे कि पूरा घर आपसे किससे बनता है, एक छोटे ईंटे से। तो ईंटा जो होता है घर का सबसे छोटा पार्ट हो गया एक तरह से, है ना। उसी तरह से न्यूरॉन होता है पूरे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा सेल देखते समझते हैं। तो इसके एक न्यूरॉन में ये क्या होता है, देखिए डेंड्राइट है। यहीं पे जो सेल होता है, हमारे जगह जगह पे सेल होता है, इसी से इम्पल्स लेता है। और इसके थ्रू थ्रू होते हुए ऐसे ही और इसके आगे लग जाएंगे, ऐसे ही यही चीज़ यहाँ लग जाएगा, होते ये ब्रेन में आपको पहुँच जाएगा। तो ऐसे होता है फ्लो, ठीक। तो यही लिखा, इन्फॉर्मेशन जो होता है एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप। तो डेंड्राइट जो है याद रखिएगा, मतलब पूछेगा क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गैदर होता है, एक्सोन पे, सेल बॉडी में, डेंड्राइट में। तो ऑप्शन मारिएगा डेंड्राइट में। मतलब इससे हमको जो पल्स होता है, जैसे आपको मैं छू रहा हूँ या कोई भी छूता है, तो पता कैसे चलता है किस पार्ट में, सबसे पहला जो सेंस होता है वो न्यूरॉन में होता है, और न्यूरॉन के डेंड्राइट में होता है। ये चीज़ मतलब इसका। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल पल्स में चेंज होता है। तो देखिए वही जो छुआ, तो कंडक्ट जो होगा वो इन्फॉर्मेशन जो कंडक्ट होता है ना, इलेक्ट्रिकल पल्स के इम्पल्स के थ्रू होता है। तो इलेक्ट्रिकल है यहाँ पे ना, तो एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड भी ये देता है। बस ये बता दे रहा हूँ, फिजिक्स में भी है ये इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है, तो ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स जो का एक जो सडन लगता है ना एक्शन, उसको बोलते हैं चल अब क्रॉस करेगा, एक गाड़ी आ गया तो फट से जो तुरंत में बिना सोचे समझे जो आप रिएक्शन ले रहे हो, वो होता, वही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब गर्म तावा छू दीजिए, फटाफट जो वो मतलब वो कर रहा है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये कंट्रोल कौन करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड आपका कंट्रोल करता है। ब्रेन तक जाने से पहले ही आपको स्पाइनल कॉर्ड ये सारा कुछ कंट्रोल करके बोलता है फट से हाथ हटाओ। नहीं तो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन जाने और आने में जितना समय लग जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन में कंट्रोल पूछेगा तो बोल दीजिएगा स्पाइनल कॉर्ड। नॉर्मल कोई भी चीज़ होता है वो आपका वो करता है। तो देखिए यही है रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। रिसेप्टर हीट पेन यहाँ पे लिया स्पाइनल कॉर्ड में आया, ये स्पाइनल कॉर्ड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस मतलब मध्य नर्वस सिस्टम का ये पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ आया पूरा बोल दिया, अरे भाई हटाओ हटाओ। यहाँ पे गया, मसल को इन्फॉर्मेशन मिला और मसल्स हटा दिया, फट से हाथ खींच लिया। तो यहीं से वापस आ गया, ये ब्रेन में नहीं गया, मैसेज टू ब्रेन नहीं गया, देख सकते हैं आप। तो स्पाइनल कॉर्ड पूछ लेगा, बस यहाँ पे यही पूछेगा, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ ये भी आ सकता है ऑप्शन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मारिए, ठीक। तो ह्यूमन ब्रेन, अब ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानते हैं। देखिए ये पार्ट होता है, ये आपका आगे का पार्ट है, आगे इधर में है और ये पीछे है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड यहाँ होते होते इसमें जाएगा, ठीक।
तो सेरिब्रम जो है ना, देख लीजिए ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, देख सकते हैं आप, ये लेडी पथौड़ी जो दिख रहा है सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रम क्या बोलेंगे, सेरिब्रम को बोलेंगे लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का। फिर यहाँ पे क्रेनियम, मतलब कि ये जो आपका ब्रेन है ना, पूरे मतलब पूरा उसको अच्छा प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसको वो जो प्रोटेक्शन है स्कल है, जो मरने के बाद जो बचा है रहता है ना, आप देखते होंगे वो कंकाल, तो वही क्रेनियम है एक्चुअली। हाँ, फिर ये आपका हिंड ब्रेन होता है, इसमें सेरिबेलम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा चीज़ कंट्रोल करता है। आगे हम देखेंगे क्या क्या कंट्रोल करता है। तो ये पीछे होता है, तो पूछ लेगा कि सेरिबेलम कहाँ होता है, ये सब पूछता है। पूछेगा पूछेगा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो सेरिबेलम। सेरिबेलम बेलम पोजीशन कहाँ होता है, पीछे होता है ना। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही छोटा होता है, साइज में तो बहुत छोटा है, मगर काम करे बहुत ही बड़ा। ठीक। तो इनवॉलंटरी एक्शन होता है। तो इनवॉलंटरी एक्शन क्या है, वैसे एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल का मतलब दिल का धड़कना, आप क्या रोकते हैं क्या, वो चलता रहता है। ब्लड प्रेशर पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है। वोमिटिंग करना, सेलिब्रेशन करना, पता खाना खाएं ऑटोमेटिक आपका उलाट टपक जाना है ना उसके अंदर में, उसको पचाने के लिए ऑटोमेटिक है सिस्टम। तो ये सब जो कंट्रोल हो रहा है मेडुला के द्वारा। जो मेडुला आपका है ना, मेडुला इनवॉलंटरी एक्शन को मेडुला कंट्रोल करता है। जैसे ये मेडुला है ना, ये कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। फिर सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम बताया था ना, जो पीछे होता है ब्रेन के, ये आपका पोस्चर बैलेंस बनाना, मतलब आप खड़े हैं ना, तो खड़े क्यों रह पा रहे हैं, आप गिर क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना, यही सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है आपको। जैसे कोई पैरालिसिस होता है, वो लोग सही से खड़ा क्यों नहीं, उसका तो सही सब कुछ ऑर्गन ठीक ही है, बस वही रिस्पॉन्स नहीं सही से ले पा रहा था वो, ये सही से काम नहीं करता उसके अंदर वो रिस्पॉन्स। ये पोस्चर और बैलेंस जो बनाने वाला ये सब पार्ट नहीं, ये सब डैमेज हो गया रहता है एक तरह से, मतलब सही से कनेक्शन नहीं होता है उस समय। फिर देखिए ये टिश्यू जो है ना कि किस तरह से प्रोटेक्टेड है। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो लिख दीजिएगा वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, ये प्रोटेक्ट करता है आपके। अब प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ, ब्रेन की हेल्प से। तो इस इमीडिएट रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस होता है, जैसे कि आपने छुई हुई पत्ता को छुइएगा, तुरंत में छुए और ये बंद हो जाता है, तो ये है स्टिमुलस। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जैसे आप घर के अंदर में कोई पेड़ रख दीजिए और रोशनी इधर से आ रहा है तो पेड़ ऐसे मुड़ जाता है ना, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये भी एक तरह का है ना। ये फिर देखिए पत्ता ऐसे मुड़ गया, ऐसे अगर लटा के रख दिया जाएगा तो इसको बोलते हैं निगेटिवली जियोट्रॉपिक। जियो मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज़ जो अर्थ से रिलेटेड है, तो पत्ता को हमेशा ना सनलाइट या ऊपर जाना है कि नहीं, और जियोट्रॉपिक का मतलब ये हो गया नीचे, उसको जियो मतलब ग्रेविटी की तरफ जाना होता है, तो इसीलिए निगेटिवली हो गया, क्योंकि जियो मतलब अर्थ की तरफ नहीं जा रहा है, ये उसके अपोजिट जा रहा है, तो इसलिए निगेटिवली जियोट्रॉपिक इसको बोलते हैं। और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इसलिए बोल रहे हैं जड़ को, क्योंकि देखिए नीचे जा रहा है, जमीन क्या बोलते हैं उसको, अर्थ की तरफ, है ना, तो इसलिए बोले कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये सब टर्म भी पूछ सकता है, और यही है। अपवर्ड या डाउनवर्ड ग्रोथ है सूट का और रूट्स रेस्पेक्टिवली, इसी को बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। मतलब या तो अब ऊपर भी जा रहा है या नीचे जा रहा है, दोनों को जियोट्रोपिज्म ही बोलेंगे। फर्क ये है कि एक पॉजिटिवली हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे है ना, एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, तो इसके टर्म में बोलेंगे। फिर आता है केमोट्रोपिज्म, जो केमिकल के इफेक्ट में आके इधर उधर करता है ना, अपना ग्रोथ को मतलब उसके हिसाब से करता है, उसको बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। देखिए जैसे ये कहाँ पे होता है, पूछ लेगा गेमोट्रोपिज्म नीचे में से किस में होता है, या बोल देगा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स ओव्यूल, जो ओव्यूल है यहाँ पे, और पोलन ट्यूब जो इधर ग्रोथ होता है ना, ये किसके कारण है, ये कौन सा फीचर, तो इसको बोलेंगे केमोट्रोपिज्म बोलेंगे। फिर हाइड्रोट्रोपिज्म, जो पानी के कारण हो, पानी के हिसाब से हो, तो ये सब टर्म याद रखिए, सब टर्म भी पूछे हैं एग्जाम में। फिर आ गया जैसे अब प्लांट में जो ग्रोथ है तो हार्मोन कुछ होगा, तो ऑक्सीजन जो ग्रो है ना, ऑक्सीजन ये इसको प्लांट को लंबा ले जाने में हेल्प करता है। तो बहुत प्लांट जो बहुत लंबा होता है ना, पेड़ बहुत लंबा, लकड़ी वाला पेड़ सब देखे होंगे, तो इसमें समझ लीजिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है ना, लंबू पेड़, लंबू मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हेल्प करता है लॉन्ग करने में। तो ये सब पूछता है कि लॉन्ग अगर प्लांट को करना है तो कौन सा हार्मोन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हार्मोन होता है ऑक्सीजन।
फिर एक होता है गिबरेलिन, ये स्टेम को बढ़ाने के लिए, जो आपका तना है इसको थोड़ा मतलब औकात, अब पतला शुरू में तो पतला ही होता, फिर धीरे धीरे मोटा तो कौन कर पाता है ये जिब्रेलिन हार्मोन होता है। फिर साइटोकाइनेसिस क्या होता है? इस साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन को करना, है ना। साइटोकाइनेसिस का मतलब ही है सेल डिवीजन। फिर एब्सिसिक एसिड होता है, एक ऐसा चीज है जो कि ग्रोथ को कम करता है या पत्ते गिराता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्ते का गिराना भी। देखिए गर्मी में क्या है, पत्ते को गिराना पड़ता है, नहीं तो पता चलेगा पत्ते से ही पूरा पानी निकल गया और पेड़ सूख गया, तो इसीलिए पत्ते को गिराना जरूरी है। तो ये कौन करता है? तो ये एब्सिसिक एसिड करता है, उसके अंदर होता है, जो कि ग्रोथ को भी कम करता है, ग्रोथ को भी रोक के रखता है। भाई पूरा मत ग्रोथ करे, ग्रोथ करेगा तो मतलब उसको खाना भी तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना। तो ये सब तो इसीलिए हिसाब से ग्रोथ करना है, ताकि खाना भी मिलता रहे और ग्रोथ भी होता रहे। तो ये कंट्रोल करता है एब्सिसिसिटी। तो याद रखिएगा 3 चीज़ यहाँ पे था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिसिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर आया हार्मोन एनिमल में। एनिमल में हम लोग में क्या है? तो एड्रेलिन है, जो कि किडनी के ऊपर होता है ना। ये है फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट। ये डर डर पैदा करता है, डर डर आपको हुआ ना, एक जो रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है, आप देखे होंगे, तो किसके कारण हुआ? एड्रेलिन के कारण हो पाया। ये ग्लैंड कंट्रोल करता है उस चीज़ को, हार्ट बीट को। भाई डर लगा तो हार्ट बीट को फास्टर करने का यही करता है। और ये इंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब कि ये जो सिक्रेट करेगा ना जो चीज़, वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। इंडोक्राइन का मतलब होता है जो भी चीज़ वो दे रहा है, हार्मोन जैसे ये दिया, हार्मोन दिया, वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, है ना। और जो चीज़ जो डायरेक्ट ब्लड में जाता है उसको हार्मोन बोलते हैं। एक होता है एंजाइम, है ना। एंजाइम सब क्या है ना, एक छोटा सा डक्ट होगा, उसके मतलब पहले वो पैदा किया, फिर उसको पाइप से कहीं पे स्टोर किया, फिर उसके बाद स्टोर किया या पाइप के होते 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 ब्लड गया, ब्लड में जाएगा, है ना। तो उसको बोलेंगे, समझिए, इंडोक्राइन। जैसे कि एक शहर है, मेन शहर होता है, शहर के बीच में ही आपका मेन मेन ऑफिस होता है, कोई भी सेक्रेटरी का ऑफिस हो गया, कोई प्राइम मिनिस्टर छोड़ दिया, सीएम का ऑफिस है, सब मेन जगह होता है। फिर मेन एनएच पकड़ के जाइए, फिर गांव होगा साइड में। तो ये सब गांव तो साइड में हो गया ना। तो ये जो काम किया, ये इंजाइम वाला बात हो गया। और ये हो गया हार्मोन वाला बात, जो एकदम मेन जगह है, डायरेक्ट ब्लड में दे रहा है, तो वो होता है हार्मोन। और इंडोक्राइन सिस्टम होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम होता है। तो पैनक्रियाज है ना, इसी तरह पैनक्रियाज क्या करता है, इन हार्मोन भी देता है, इन और इंजाइम भी देता है। इसीलिए बोलते हैं उसको मिक्स्ड ग्लैंड, बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि वो इंजाइम भी देता है और हार्मोन भी देता है, मतलब, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट थे। अब देखिए, पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्रेन में होता है। थायराइड ग्लैंड आपका एकदम गला के बगल होगा। जब आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो थायराइड ग्लैंड क्या देता है? थायरोक्सिन देता है, थायरोक्सिन। तो आयोडीन की हेल्प से ये अच्छा ग्रोथ करता है ना। आयोडीन के कारण ही थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बना पाता है। तो इसीलिए आयोडीन जरूरत होता है। जिसको जिसको कमी हो जाती है उसके अंदर ग्वाइटर डिजीज हो जाता है, ग्वाइटर बीमारी हो जाती है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो अभी पढ़ा है, ये कहाँ होता है? किडनी के ऊपर होता है, दोनों साइड में देख लीजिए। तो बोलेगा किडनी दो दो है आपके पास, एड्रेनल ग्लैंड 2 है, पैनक्रियास कितना? 1 ही है, पता होना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है। ये बहुत सारे दूसरे हार्मोन को रिलीज करने में, मतलब करने के लिए प्रमोट करता है कि भाई तुम हार्मोन को निकालो। ये ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ, आपका ग्रोथ हो रहा है, हमारा ग्रोथ होना, उसको हेल्प करता है। तो आयोडीन कहाँ थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है? किसके लिए? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए यही। और थायरोक्सिन का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यहाँ विटामिन नहीं आ रहा, उसके मेटाबॉलिज्म मतलब उसको ख़त्म करने में, उसको पचाने में हेल्प करता है थायरोक्सिन ग्लैंड, पता होना चाहिए। और इसकी कमी से क्या होता है? घेंगा, ग्वाइटर हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका प्यूबर्टी लाने में या सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है। इसको टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में, ये कौन करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। तो देखिए, पैनक्रियाज से इंसुलिन का जो लेवल है या ब्लड शुगर लेवल है ना, पैनक्रियाज ही कंट्रोल करता है आपके अंदर, इंसुलिन को निकाल के। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ग्रोथ ऑफ हार्मोन दो से है, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, दोनों से आपका ग्रोथ हार्मोन है ये।
और ग्रोथ हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस से भी निकलता है। और थायराइड ग्लैंड मेन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है बॉडी ग्रोथ का।